कैसे बच्चों, सीबीएसई ने जो डेट शीट आपकी रिलीज़ कर दी। आशा करता हूँ बच्चों आपको टेंशन कम होगा। तो डेट शीट रिलीज़ होने के बाद बच्चों अभी जो है आपका सीज़न आ चुका है कि आप खूब से खूब सैम्पल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें। लेकिन इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि आने वाले सीबीएसई के एग्ज़ाम में जो है आपको किस पैटर्न पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आज के लेक्चर में जो मैं सीबीएसई के जो है सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो सीबीएसई ने पहले ही रिलीज़ कर दिया था बच्चों, आज से 4-5 महीने पहले, उसको जो है मैं आज डिस्कस करूँगा आपके सामने। बायो मैंने कवर कर दी है, हमारा कार्बन एंड कंपाउंड चल रहा है बच्चों। तो मैं आज जो है सिर्फ आपको बायो का क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा बच्चों, कैसे आप मिनटों में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हमारे लेक्चर्स करने के बाद। तो सबसे पहले हम लोग डेट शीट की बात कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, आपके पास आज भी जो है 86 डेज़ बाकी हैं, ठीक है ना। बाकी सब्जेक्ट पे मेहनत कीजिए, साइंस जो है मेरे भरोसे आप छोड़ के जाइए। जितना मैं बता रहा हूँ बस आप उतना कीजिएगा, 90 अबव आपके मार्क्स पक्के आएंगे, ठीक है। बाज़ाब्ता आपको अंग्रेज़ी लिखने आना चाहिए बच्चों। अंग्रेज़ी आपको लिखने नहीं आता बच्चा तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। इंग्लिश लिखने आपको सीबीएसई एग्ज़ाम में आना चाहिए, तब आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं 15 फरवरी को जो आपका 15 फरवरी को जो आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम है। दोनों बच्चों इंग्लिश कम्युनिकेटिव और आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर दोनों जो है आपका 15 फरवरी को एग्ज़ाम होगा। 5 दिन के बाद बच्चों, 5 दिन के बाद सबसे बड़ा पेपर आपका साइंस का पेपर होगा बच्चों, जो 11th में जाके आपके मैक्सिमम बच्चे जो है साइंस स्ट्रीम को लेते हैं बच्चों। तो आपका जो ज़िंदगी को जो डिसाइड करेगा वो पेपर जो आपका 20 फरवरी को है बच्चों। तो एक और बात याद रखना कि आपका 1 जनवरी से स्कूल्स में प्रैक्टिकल एग्जाम से स्टार्ट हो जाएंगे। सीबीएसई इस बार सख्त हो सकता है बच्चों। 20 नंबर जो आपको पहले इसी तरह मिल जाते थे कुछ अमाउंट पे करने से, या फिर स्कूल नहीं जाते थे आप, इसी तरह नंबर मिल जाते तो मिलने की संभावना आपके कम है। तो उसके लिए भी आप रेडी रहिएगा, उससे पहले सिलेबस कंप्लीट रखिएगा, कहीं आपके प्री बोर्ड्स भी हों बच्चों। आगे बात करते हैं हम लोग। आगे अगर हम लोग बात करें तो आपका जो है 25 फेब को जो है सोशल साइंस का एग्ज़ाम है। अगेन बच्चों बहुत बड़ा जो है आपके पास 4 होते हैं, हिस्ट्री, जियोग्राफी, सिविक्स होता है आपके, पॉलिटिकल साइंस जिसको बोलते हैं, और आपके पास इकोनॉमिक्स होता है। तो इसको भी बच्चों अच्छे से तैयार करना, कोशिश करना कि जितनी भी कहानियाँ है वो आपको पता हो, और जियोग्राफी में आपको सारे डाटा सारा कुछ पता हो, ठीक है ना। बस अंग्रेजी में जाके एग्ज़ाम में छापने की आपको ज़रूरत है। ये तरीका होता है सोशल स्टडीज़ करने का, आपको कहानियाँ पता होना चाहिए। इसी तरह बहुत बच्चे उर्दू को भी लेते हैं, तो उर्दू का एग्ज़ाम जो आपका कोर्स ए एंड कोर्स बी का 27 फेब को है। कब है? 27 फेब को। इसी तरह बहुत सारे बच्चे हिंदी भी लेते हैं, तो हिंदी का एग्ज़ाम आपका 28 फेब को, इस बार 7 सेम डे को नहीं है। इसी तरह आगे बात करते हैं बच्चों हम लोग। अगला जो है आपको मैथ के लिए जो है, देख लो बच्चों, मैथ के एग्ज़ाम के लिए आपको 10 दिन का गैप दिया गया है। अगर उर्दू 27 को है आपका, हिंदी जो है 28 को है, 10 दिन का गैप आपके मैथ के एग्ज़ाम के लिए। आपका सीबीएसई ने आपके दुख दर्द पीड़ा को जो है समझा और आपको 10 दिन का जो है समय दिया। स्टैंडर्ड बेसिक दोनों एक ही दिन होगा, ठीक है ना, एक ही समय पे होगा बच्चों, बस पेपर जो अलग अलग बढ़ जाते हैं, ठीक है। आ गया बच्चों, कुछ बच्चे जो कंप्यूटर एप्लीकेशंस लेते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब्जेक्ट लेते हैं बच्चों सब्सिडरी सब्जेक्ट्स में, तो उनका एग्ज़ाम जो है 18 मार्च को। अगर आपको ये पढ़ने के लिए अगर कोई रेगुलर बेसिस पे वीडियो आता हो, ऐसा चैनल चाहिए, तो एक चैनल है बच्चों आपके पास कीडो कोडर नाम से, कीडो लिखना, कीडो कोडर, ठीक है। तो वहाँ पे आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे बच्चों, वहाँ के वीडियो में आप उनका रिव्यू देख सकते हो, ठीक है। आगे बात करते हैं बच्चों, तो ये आपका डेट शीट है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें और रख लें, ठीक है ना। वैसे ही भेजा में आपके सेट होना चाहिए, ठीक है ना। इतना बड़ा सिलेबस अब आप दिमाग में रख सकते हैं, तो छोटा सा डेट शीट भी दिमाग में रख सकते हैं, ठीक है। हमारे चैनल का नाम जो है सीखले ऑफिशियल है बच्चों। क्या है? सीखले ऑफिशियल, ठीक है। 86 डेज़ आपके पास बचे हैं। आपका क्या प्लान और क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए अभी बच्चों? तो आप में से मैक्सिमम बच्चे जो अपना सिलेबस कवर करके बैठे होंगे, या फिर सिलेबस ख़त्म करने के आखिरी लम्हे में होंगे, ठीक है ना, ख़त्म होने वाला होगा। तो बच्चों अब एग्ज़ाम को 86 डे यानी आपके पास 3 मंथ से भी कम समय है। तो अभी जो है आपको सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो है, या सैम्पल पेपर्स जो है सॉल्व करने का तरीका पता होना चाहिए, ठीक है ना। कैसे हम सैम्पल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें और एनसीईआरटी को साथ में कैसे लेके चलें, ठीक है ना। एनसीईआरटी की लाइन और सैम्पल पेपर्स के क्वेश्चन में कैसे हम जो है सिमिलरिटीज़ को ढूंढें, ठीक है ना, क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम हो रहे हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों को हम लोग आगे देखेंगे। तो इसी यूट्यूब चैनल पे बच्चों हमने बायो को ख़त्म किया, ठीक है ना। एक चैप्टर हमारा लाइफ प्रोसेस बाकी है, ठीक है। 10th बायोलॉजी से आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगा बच्चों, 10th बायोलॉजी से आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगा बच्चों। कार्बन एंड कंपाउंड पे पहला लेक्चर हमने किया, जहाँ पे पहला जो हमने लेक्चर किया उसमें मैंने आपको सीधा सीधा बता दिया कि पहले लेक्चर से 3 तरह के क्वेश्चंस आते हैं आपके, ठीक है ना। पहला मैंने बता दिया आपको भाई, कार्बन जो है आपका
जो है आपको क्या इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके या गेन करके आपका कोई भी कंपाउंड क्यों नहीं बनाता है। तो वही इलेक्ट्रॉन को अगर गेन कर रहा है बच्चों तो उस पर और इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, यानी नेगेटिव चार्ज, अनाइंस क्यों नहीं बना रहा है। इसी तरह अगर लूज़ करेगा तो वो कटाइन क्यों नहीं बना रहा है बच्चों, अगर इलेक्ट्रॉन जाता है तो नेगेटिव चार्ज आपका कम होता है। तो आप उस लेक्चर में उस चीज़ को समझ सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपका ये फ्रेम होता है वहाँ से। दूसरा क्वेश्चन जो वहाँ से फ्रेम होता है बच्चों वो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स पे होता है। जो स्ट्रक्चर्स आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं वही स्ट्रक्चर्स आपसे बोर्ड में पूछे जाते हैं, उसको भी हमने बहुत अच्छे ढंग से किया। उसके बाद कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और क्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे क्वेश्चन एनसीईआरटी ने हमने किताब के अंदर दिया, तो उसको भी हमने देखा और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हमने वहाँ पे लगे हाथ सीख लिया। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन जो आपका डिज़ाइन होगा वो क्वेश्चन डिज़ाइन होगा आपका कि कार्बन लॉन्ग फॉर्म क्यों बना, लॉन्ग बॉन्ड्स क्यों बनाता है। तो आप बोलोगे कैटेनेशन, जो कार्बन लॉन्ग जो चेन बनाता है इस प्रॉपर्टी को हम लोग कैटेनेशन प्रॉपर्टी कहते हैं। इसी तरह दूसरा जो इसके पीछे जो कारण है बच्चों वो आपका कारण क्या होता है, वो कारण जो आपका होता है टेट्रा वैलेंसी। टेट्रा वैलेंसी कहने का मतलब क्या होता है बच्चों, कार्बन के पास वैलेंस सेल में जो सबसे आखिरी आउटर मोस्ट शेल होता है बच्चों, आप पढ़ते हुए आ रहे होंगे, ठीक है ना, वहाँ भी मैंने पढ़ाया आपको, वहाँ पे देख सकते हैं आप। तो आउटर मोस्ट सेल में उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यही कारण है कि कार्बन कभी कटायन या अनायन का फॉर्मेशन नहीं करता, ठीक, कार्बन एटम कटायन अनायन का फॉर्मेशन नहीं करता, वो वहाँ पर लेक्चर में आप देख सकते हैं। तो 2 प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कार्बन इतना बड़ा बॉन्ड बनाता है, और जो है आपके अगल बगल हर चीज़ जो है मैक्सिमम चीज़ें जो है कार्बन से, इवन आपका बॉडी भी जो है कार्बन से बना है। तो ये सब बात एनसीईआरटी ने बहुत अच्छे से किया है, कुछ फर्स्ट पेज पे डाटा दिया हुआ है वो भी पता होना चाहिए, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं बच्चों, हमने हेरिडिटी को जो है कंप्लीट किया बच्चों, हेरिडिटी को, और उस पर जो है मोनोहाइब्रिड पे एक सेपरेट वीडियो भी है बच्चों जहाँ पे हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस की सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ, जो क्वेश्चन हम मिनटों में सॉल्व कर लेते थे, मिनटों भी नहीं लगता था, सेकेंड्स में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने के काबिल हो गए। इसके बाद हाउ टू आर्ग्यू रिप्रोड्यूस बच्चों, बहुत बेसिक से 4 लेक्चर्स में हमने कंप्लीट किया। तो आप वो लेक्चर देखने के बाद आप कोई भी लेक्चर उठा के देखिए, उसके बाद आपके सीबीएसई के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। इसके कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को भी 4 लेक्चर में कंप्लीट किया। हेरिडिटी पे 1 लेक्चर है बच्चों, और हमने जो है कल या परसों में जो है मैंने वीडियो डाला था आवर इन्वायरमेंट में, आवर इन्वायरमेंट परसों डाला था बच्चों शायद, आवर इन्वायरमेंट का 1 शॉट से ख़त्म किया, ठीक है। वहाँ भी मैंने बता दिया, अभी मैं सैम्पल क्वेश्चन पेपर जब सॉल्व करूँगा तब मैं आपको दिखाऊँगा, ठीक है। तो किस तरह से क्वेश्चन आपके फ्रेम होते हैं, तो ये तरीके से हमने जो है सॉल्व जो है अपने जो है सीरीज़ को आगे बढ़ाया, ठीक है। कंप्लीट कोर्स आपको साइंस पे इस पे मिल जाएगा, ठीक है। दिसंबर से पहले हम लोग सिलेबस कवर कर लेंगे, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्वेश्चन बैंक्स चाहिए बच्चों। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो, खरीद नहीं सकते हो बच्चों, बहुत महंगा आता है, तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए। इस वीडियो के कमेंट में जाके आप एक अपना कमेंट चिपका दीजिए बच्चों कि सर मैं आपके साथ लगा रहूँगा, ठीक है, मुझे क्वेश्चन बैंक चाहिए। तो मैं जो है अपने टेलीग्राम चैनल पे जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, ठीक है, वहाँ से जाके ज्वाइन कीजिए, आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे बच्चों। हैंड रिटन नोट्स है मेरे, ये जो बायो पे जो है बहुत ब्यूटीफुल जो है प्रिंटेबल नोट्स है बच्चों। ये पढ़ने के बाद आपको बस एनसीईआरटी का आइडिया एक बार हो जाएगा, एग्ज़ाम से पहले आप बस इसको रिवाइज करके जा सकते हो आराम से, आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो ये जो आपके पास नोट्स मिलेंगे हर चैप्टर्स के आपके बायो के, तो वो आप कर सकते हो, ठीक है ना। क्लास में जो हम लोग लिख लिख के जो है हर चीज़ को पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ आप कर सकते हो, टेलीग्राम से हमारे जुड़ जाइए। और इस चैनल पे अगर आप नए हैं, ठीक है ना, सब्सक्राइब कर लें बच्चों, ठीक है, सब्सक्राइब कर लें। हम जो है पहले बोले थे आपको कि आपके साथ हम लोग आखिरी तक जुड़े रहेंगे, और जुड़े भी हैं, ठीक है ना। ऐसे भी प्रैक्टिकल्स पे अपडेट्स आएंगे, प्री बोर्ड पे आएंगे, सारा कुछ आपको बताया जाएगा, ठीक है ना। टॉप 50 हम लोग क्वेश्चन नहीं करेंगे, टॉप 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन वो कुछ नहीं होते बच्चों, सारे एनसीईआरटी के लाइन से फ्रेम होते हैं, वो लाइन्स मैं आपको बता दूंगा, ये टॉपिक से ऐसे ऐसे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं बच्चों। कुछ क्वेश्चंस एक्सेप्शन होते हैं, कुछ क्वेश्चंस अच्छे आ जाते हैं, वो जो होते हैं तेज स्टूडेंट जिनको अंडरस्टैंडिंग अच्छी है वो कुछ कर लेते हैं, ठीक है ना। तो आपका भेजा चलना चाहिए, जो भेजा चलेगा आज आपके सैम्पल क्वेश्चन पेपर में। तो बच्चों आपका तरीका क्या होना चाहिए, ठीक है ना बच्चों। सबसे पहले जो है आप कहीं भी पढ़ो बच्चों, तो 10th का सिलेबस इतना इजी है बच्चों कि कोई भी पढ़ा सकता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि यूट्यूब के टीचर से ही आपके भगवान है, ठीक है ना। तो आपके जो शहर में भी टीचर्स हैं वो भी टीचर्स बहुत काबिल टीचर्स होते हैं, ठीक है। तो आप जहाँ से भी पढ़े, जिस भी रिसोर्स से पढ़े हो बच्चों, बहुत अच्छा है, सारे टीचर्स आपके अच्छे पढ़ाते हैं। टीचर का काम है स्टूडेंट को जो है आईना दिखाना, ठीक है। आ गया बच्चों, कहीं से भी आप पढ़ लियो। अब जो है सीज़न आपका है सैम्पल पेपर सॉल्व करने का, किसका, सैम्पल पेपर, ठीक है। सैम्पल पेपर तो बच्चों मैं जो सैम्पल पेपर बोलता हूँ बच्चों को सॉल्व करने के लिए वो जो है ओसवाल का, कोई ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है बच्चों। हम लोग भी जो है जब 10th में थे बच्चों, तो हमारा भी जो है हम लोग भी सैम्पल पेपर ओसवाल का सॉल्व करते थे, वो हमें
जो है उसका जो लिखा रहता है पैटर्न जो होता है आपका, सिर्फ क्वेश्चंस दिए रहते हैं वो समझ में आता है, ठीक है ना। बाकी में जो है अजीब अजीब तरीके से दिया रहता है, ठीक है। तो फ्लो चार्ट्स भी अच्छा होता है, इस वजह से मैं बोल रहा हूँ। अगर आप दूसरा सॉल्व करते हैं कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, ठीक है ना। सब में CBSE प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहते हैं या फिर अपने से फ्रेम करते हैं। सब अच्छे पब्लिकेशन से बच्चों, सब अच्छा अच्छा अपना बनाते हैं, ठीक है। आगे आते हैं बच्चों, मैं कराऊंगा ओसवाल के सैम्पल क्वेश्चन पेपर से, ठीक है। ठीक है, तो वहाँ आपको क्वेश्चन सीरीज में मिलेंगे। कहने का मतलब ओसवाल का कहने का मतलब ये बच्चों, जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा वहाँ पे आपको सीरीज से मिल जाएंगे, ठीक है। हाँ, तो हम लोग सालों से वही फॉलो करते हुए आ रहे हैं। तो आगे बात करते हैं बच्चों कि आपका सैम्पल क्वेश्चन पेपर, ठीक है। सैम्पल क्वेश्चन पेपर में जब आप केमिस्ट्री, फिजिक्स या बायो में क्वेश्चंस देखोगे बच्चों तो डर जाओगे, ठीक है ना। अधिकतर क्वेश्चन में आप डर जाओगे, ये क्या XYZ, ये क्या पूछ दिया। तो क्वेश्चन कुछ नहीं होता बच्चों, NCERT के लाइन से फ्रेम होता है। जैसे आप कार्बन कंपाउंड में जब रिएक्शंस पे क्वेश्चन आते हैं तो नीचे आपको टेम्परेचर का डाटा दिया रहता है, टेम्परेचर का डाटा दिया रहता है। तो जब भी आप रिएक्शंस पढ़ो तो रिएक्शन के नीचे जो NCERT की आपकी जो 3-4 लाइन लिखी रहती है, उसी लाइन से क्वेश्चन जो XYZ के फॉर्म में फ्रेम होकर CBSE में आता है, ठीक है ना। NCERT ही जो है आपके लिए सर्वमान्य किताब है, ठीक है ना। बाकी NCERT को पढ़ाना आपके टीचर्स का काम है, ठीक है ना, टीचर्स इसीलिए, ठीक है। आपको जो है वो चीज़ आपको धीरे धीरे पता लगेगी जब इस कोर्स को आप फॉलो करेंगे। जैसे जैसे अभी जो हम लोग बायो का सैम्पल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको पता लग जाएगा बच्चों कि किस तरीके से हमने कवर किया कि आपसे सारे क्वेश्चंस हो रहे हैं, ठीक है ना। दावा नहीं कर रहा हूँ बच्चों कि सारे क्वेश्चन जो मैं पढ़ाऊँगा वो आएगा, वैसा होता नहीं है बच्चों। उस फॉर्मेट पे क्वेश्चंस आते हैं, उसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन आते हैं। डिट्टो बायो में तो डिट्टो आते हैं बच्चों। हाँ, CBSE का एग्ज़ाम जो है बहुत सालों से, मैं कहता हूँ CBSE बहुत सालों से एग्ज़ाम लेते आ रहा है। किताब है एक छोटी सी NCERT, ठीक है ना। तो सारे क्वेश्चन फ्रेम हो चुके हैं, अब क्या नया पूछेगा। MCQ ले आया डिज़ाइन में, आपके असर्शन रीजन आया। असर्शन रीजन का मतलब क्या था बच्चों, बच्चे NCERT पढ़े, ठीक है ना। तो आप समझ सकते हैं NCERT का महत्व, ठीक है ना। सारे एग्ज़ाम में NCERT आज के डेट में जो है फॉलो हो रहे हैं, ठीक है। और बहुत शानदार CBSE ने डेट शीट रिलीज़ किया। या महाराष्ट्र और आपके इलेक्शन का जो ये चल रहा था, आपका वोटिंग चल रहा था, उसी दिन जो है किसी को अंदाज़ा नहीं था, मुझे खुद अंदाज़ा नहीं था, रात में पता चला, ठीक है ना। तो मैं सुबह में एक वीडियो बनाया, फिर अभी एक वीडियो बना रहा हूँ कि आप सैम्पल क्वेश्चन पेपर से डरे नहीं, ठीक है ना। ये सैम्पल पेपर जब सॉल्व करें तो आप डरे नहीं। तो हम लोग भरते हैं यहाँ पर, तो आपको पता चल गया। आप जो है ना जब क्वेश्चन देखना सैम्पल पेपर्स में, तो क्वेश्चंस देखना सीधे NCERT के उस पेज पे कूद जाना, आपको पता लग जाए कौन सा रिएक्शन पूछ रहा है, उसका देखना उस रिएक्शन के नीचे वाला लाइन, ठीक है ना। उससे समझ में आ जाएगा अच्छा इस लाइन ही से तो क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है। तो ये ऐसे अंडरस्टैंडिंग हम लोग करते हैं। हम लोग के ज़माने में बच्चों यूट्यूब वगैरह जो है कम था, डाटा महंगा था, ठीक है ना। तो अफोर्ड करना बहुत मुश्किल था, तो हम लोग खुद से किए ये सब चीज़, अंडरस्टैंडिंग खुद से डेवलप हुई, ठीक है। आगे आते हैं बच्चों, सैम्पल क्वेश्चन पेपर बायो का सॉल्व करके मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। डरने वरने की कोई ज़रूरत नहीं बच्चों, बहुत समय आपके पास 86 डेज है। बाज़ाब्ता आप मैथ वगैरह बढ़िया से करिए बच्चों, प्रैक्टिस खूब कीजिए। हर क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व होते हैं, किस तरह के क्वेश्चन, वो आपको आना चाहिए। नहीं कि क्वेश्चन सिर्फ सॉल्व कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होता है, इसके पीछे की मैथमेटिक्स क्या है, ये पता होना चाहिए। तो आप किसी तरह क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। बहुत सारा रिसोर्स आपके यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, ठीक है। बहुत सारे चैनल्स है बच्चों, बहुत अच्छे अच्छे एजुकेटर्स हैं आप, ठीक है। नाम यहाँ पर मैं सारे का नहीं ले सकता हूँ बच्चों। आगे आते हैं बच्चों, सैम्पल क्वेश्चन पेपर ये CBSE का जो है फॉर्मेट है। तो इस पर हम लोग पहले डिस्कशन कर दिए, जिस दिन रिलीज़ हुआ था बच्चों उसी दिन हमने डिस्कशन किया था कि आपका आने वाला साइंस का पेपर बच्चों 80 मार्क्स का होगा। स्कूल वाले के हाथ में आपका 20 मार्क्स है, ठीक है। आप जो एग्ज़ाम दे के आओगे 80 मार्क्स का दे के आओगे, ठीक है। 3 घंटा आपको अलाउड होगा, ये अलाउड होते हुए आ रहा है, ठीक है। सबसे पहला जो सेक्शंस होगा बच्चों उसमें 20 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। सारे क्वेश्चन कंपलसरी, लेकिन सारे क्वेश्चन क्या करो बच्चों, सब्जेक्टिव पेपर है, नंबर मिलता है बच्चों। मैंने किया था, मैं बाद में बताऊंगा आपको मैथ्स के बारे में अपने, ठीक है। तो पहला जो आपका 20 MCQ आएगा, MCQ 20 नहीं 16 MCQs आएंगे आपके पास, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो ये ऑप्शन वाले हैं, टिक मारो निकल जाओ, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आपके 16 आएंगे। फिर 4 क्वेश्चन आपको असर्शन रीजन से रहेंगे। ज़रूरी नहीं है कि तीनों सब्जेक्ट के रहे असर्शन रीजन, किसी 2 सब्जेक्ट से भी हो सकता है, ठीक है ना, किसी एक से भी हो सकता है, ये कोई स्पेसिफाइड नहीं है, ठीक है। इसके बाद जब आगे बढ़ोगे बच्चों तो सेक्शन बी की बात करें तो सेक्शन बी में 6 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन मिलेंगे जो 2 मार्क्स के होंगे बच्चों। 2 मार्क्स के 6 क्वेश्चन। तरीका क्या होता है बच्चों मैं बताऊंगा बाद में आपको। फिर 7 मार्क्स से सेक्शन सी में शॉर्ट आंसर मिलेंगे बच्चों, लेकिन इससे थोड़ा लंबा लिखना पड़ेगा, 3 मार्क्स के होंगे, ठीक है। उसके बाद 3 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन मिलेंगे जो 5 मार्क्स के होंगे। एक बायो से होगा, एक केमिस्ट्री से होगा और एक आपका फिजिक्स से होगा। इसके बाद सेक्शन ही आपका केस स्टडी, कुछ नहीं होता है बच्चों, सोर्स बेस्ड। केस पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है ना, बस गुमराह करने के लिए आपको लिखा गया है, ठीक है ना। आप छोटे बच्चों हो, गुमराह हो सकते हो इजली। तो कभी केस स्टडी का केस मत पढ़ना, सीधे क्वेश्चंस को सॉल्व करना, आराम से क्वेश्चन सॉल्व
होंगे, ठीक है। तो 3 आएंगे, एक फिजिक्स से, एक केमिस्ट्री से, अगेन एक बायो से। आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम लोग जो अपना काम निपटाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो बायो का जो है एमसीक्यू हम लोग देखते हैं, ठीक है, बोर्ड में। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा बच्चों, 8वां नंबर क्वेश्चन से आपका सिर्फ ये जो आपको सारे फिजिक्स आपके क्या नाम है इसका, साइंस आपका, सोशल स्टडीज़ है, ठीक है, आपका इंग्लिश है, सबके जो है टेलीग्राम चैनल पर सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स जो सीबीएसई ने डाला। सबसे पहले आपको तो पता होना चाहिए बच्चों कि क्या आपका पैटर्न है पेपर का, ठीक है ना, किस तरह क्वेश्चन आने वाले, किस फॉर्मेट पे, ठीक है ना, क्वेश्चन अलग होगा, फॉर्मेट सेम होगा, ठीक है। सबसे आधे बच्चों को तो ये नहीं पता रहता क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या है, सैम्पल पेपर पढ़ते जाए, पर क्वेश्चन का पैटर्न समझो, उसके बाद ही आपका सैम्पल पेपर जो है अलग अलग पब्लिकेशन वाले रिलीज़ करते हैं, ठीक है। सेम है पिछले साल के जैसा। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बच्चों, ड्यूरिंग द सेलुलर ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज के सेलुलर ऑक्सीडेशन हुआ बच्चों, एटीपी इज प्रोड्यूस अलॉन्ग विथ फॉर्मेशन ऑफ अदर प्रोडक्ट इन दिस रिएक्शन। एटीपी आपका प्रोड्यूस हुआ, हमको पता है कि रेस्पिरेशन की बात कर रहा है बच्चों, दो जगह होता था, एक साइटोप्लाज्म में होता था बच्चों, एक आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता था, ठीक है। इतना आपको यहाँ से आइडिया होना चाहिए, तो तुरंत हो जाने वाला क्वेश्चन है। आगे बताओ तुम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इज एसोसिएटेड विथ प्रोडक्शन ऑफ मैक्सिमम एटीपी मॉलिक्यूल। मैक्सिमम एटीपी मॉलिक्यूल्स कहाँ बनते थे बच्चों, तो आपको याद होगा कि आपके जो माइटोकॉन्ड्रिया में जो होता था आपके सेलुलर रेस्पिरेशन जिसको कहते हैं आप लोग, उसमें जो आपके 38 एटीपी बनते थे बच्चों, और जो आपके साइटोप्लाज्म वाले में होते उसमें 2 एटीपी बनते थे। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन जो आपका जाएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड इन ह्यूमन सेल में जो आपके होता है, ठीक है ना, सेल्स में होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया वाला। आप जब जाओगे एनसीईआरटी के पेज पे रेस्पिरेशन टॉपिक में, तो आपको 3 जो आपको फ्लो चार्ट मिलेगा, ऐसे ऐसे तीर करके दिया होगा, सबसे नीचे वाला माइटोकॉन्ड्रिया में जो है इस चीज़ को जो है लिखा गया होगा, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में मैक्सिमम आपके एटीपी बनते हैं, ठीक है ना। 2 ऊपर वाला जो होगा आपका इथेनॉल वाला, आपका लैक्टिक एसिड एक्युमुलेशन, वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, कि क्या आता है वहाँ से क्वेश्चन बच्चों, मैं बाद में बताऊँगा, अभी तो दिमाग से निकल रहा है, ठीक है ना। आ गया क्रैम्प का, हाँ, मसल्स में क्रैम्प्स कैसे आते हैं, तो लैक्टिक एसिड एक्युमुलेशन की वजह से आते हैं, वो भी क्वेश्चन बहुत फेमस है सीबीएसई का। तो कार्बन डाइऑक्साइड ह्यूमन सेल्स में, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो, ठीक है। आ गया बच्चों, ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन नॉर्मल ह्यूमन बींग्स, ठीक है ना, सर्कुलेशन के बाद ऑक्सीनेटेड ब्लड इज पम्प टू ऑल पार्ट ऑफ द, ऑक्सीनेटेड ब्लड कैसे, ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। तो हम लोग जानते हैं बच्चों, हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं आपके पास, राइट एट्रियम आपके पास, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम आपका, लेफ्ट वेंट्रिकल्स। तो इसको 4 डब्बे में बांट लो, ये जो है मैं जो अपने बच्चे को जो है पढ़ाया हूँ ऑफलाइन में, ठीक है। तो क्या होता है बच्चों, सुपर वेना कावा से आपका इंफीरियर और सुपीरियर वेना कावा से जो है डीऑक्सीनेटेड ब्लड, जब आप पढ़ोगे ना बच्चों रिस्पायरेशन, तो आपको पता चलेगा कि ऑक्सीजन वहाँ यूटिलाइज किया, कार्बन डाइऑक्साइड निकला बच्चों, क्या निकला, कार्बन डाइऑक्साइड निकला। उस कार्बन डाइऑक्साइड को वेना कावा उठा के कहाँ फेंकता है, राइट वेंट्रिकल में फेंकता है, राइट एट्रियम में फेंकता है बच्चों, कहाँ फेंकता है, गलत हो गया बच्चों, कहाँ फेंकता है, उठा के राइट एट्रियम में फेंकता है बच्चों। तो राइट एट्रियम से नेचुरल फ्लो के थ्रू राइट वेंट्रिकल्स में जाता है, तो ये आपका डीऑक्सीनेटेड ब्लड है। लेकिन आपके बॉडी को ज़रूरत है ऑक्सीनेटेड ब्लड की, तो आपके राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में गया, तो ब्लड में अगर ऑक्सीजन की कमी है, तो ऑक्सीजन आने का एक ही जगह है जहाँ खूब ऑक्सीजन भरा रहता है, तो लंग्स। तो यहाँ से कहाँ जाएगा बच्चों, ये लंग्स जाएगा। लंग्स में जाने वाली आर्टरी इज कॉल्ड पल्मोनरी आर्टरी। देखो बच्चों, सारे आर्टरी जो है ऑक्सीनेटेड ब्लड को सप्लाई करते हैं, और सारे वेन जो है आपके डीऑक्सीनेटेड ब्लड को सप्लाई करते हैं, ये बात आप जानते होंगे। लेकिन आगे अगर पल्मोनरी लग जाता है तो आपके उल्टा हो जाता है, वो अगर आर्टरी आपका क्या कर रहा था, ऑक्सीनेटेड को कर रहा था, तो पल्मोनरी लग गया तो वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को करेगा, तो लंग्स में लेके जाएगा आपका पल्मोनरी आर्टरी। तो ये भी आता है आपका, ये जो है आपका पूछा जाता है, 2022 में पूछा गया था, ठीक है ना, पाथवे सारा कि आपका डबल सर्कुलेशन में पूछा गया था। तो आपका पल्मोनरी एंड सिस्टमेटिक सर्कुलेशन जब आपको लाइफ प्रोसेस पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, ठीक है ना। तो इतना आपको आइडिया लग जाना चाहिए क्वेश्चन पढ़ के, ठीक है। तो पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में ब्लड में ऑक्सीजन मिल गया, ठीक है। वहाँ से लेके आपका राइट लेफ्ट एट्रियम में जो लेके जाने वाला वो होगा, वो पल्मोनरी वेन होगा। वहाँ से आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से आउटा में जाएगा, आउटा से आपके बॉडी टिश्यू में जाएगा, तो ले के जाने वाला आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो बच्चों कहाँ से आएगा, रिलैक्सेशन जब होगा लेफ्ट वेंट्रिकल का, कॉन्ट्रैक्शन होगा बच्चों, जब कॉन्ट्रैक्शन होगा लेफ्ट वेंट्रिकल का तब जाएगा। तो जब ब्लड भर गया बच्चों तो रिलैक्सेशन होगा तो फैल जाएगा, जब फैल जाएगा तो नीचे पास नहीं करेगा बच्चों, यहीं पर थैला फैल रहा है, ठीक है ना। जब कॉन्ट्रैक्शन होगा, ब्लड यहाँ भर रहा है बच्चों, यहाँ कॉन्ट्रैक्शन होगा तब नीचे जाएगा। आपको समझ में आ रहा होगा विजुअलाइजेशन। देखो ब्लड आके ऊपर से आपका लेफ्ट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में गिर रहा है बच्चों, तो रिलैक्सेशन होगा, गिर रहा है तो, ठीक है। जब जैसे कॉन्ट्रैक्शन होगा आगे तरफ पुश होगा, तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल से आपका ब्लड जो है आपके जो बॉडी पार्ट्स में चला जाएगा, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद सीधा सा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग
एडेप्टेशन इन हर्बीवोर हेल्प इन डाइजेशन ऑफ सेलुलोज। हर्बीवोर में कौन सा एडेप्टेशन बच्चों सेलुलोज के डाइजेशन में हेल्प करता है, तो ये आपको सीधे पता होना चाहिए बच्चों। इसके पास जो होता है लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। क्या होता है? लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, यही जो आपको डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है बच्चों, आगे आओ बच्चों। अगला क्वेश्चन जो है 11, देयर वाज अ सेरेब्रल डिसफंक्शन। तो बच्चों सेरेबेलम का बात हो रहा है बच्चों, सेरेबेलम का बात हो रहा है, तो आपको पोस्चर एंड बैलेंस पता होना चाहिए। क्या किसको मेंटेन करता है? ये पोस्चर एंड बैलेंस को। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी विल गेट डिस्टर्ब्ड इन पेशेंट एज अ रिजल्ट ऑफ द, कौन सा सेरेब्रल डिसफंक्शन हुआ तो बच्चों, तो वो आपका बैलेंस और पोस्चर को मेंटेन कर रहा था। कौन सा एक्टिविटी इफेक्ट होता है? बैलेंस एंड पोस्चर आपका हो जाएगा। वेरी इजी क्वेश्चन। रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर बच्चों कौन करता था? आपका मेडुला ऑब्लंगेटा। ठीक है, ये सब जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हंगर को कौन कर रहा था बच्चों? हंगर कंट्रोल हाइपोथैलेमस कर रहा था बच्चों। ठीक है, सेरेब्रम का पार्ट होता है, तो इस आपको सलाइवेशन वगैरह सब पता होना चाहिए। ठीक है ना, सलाइवेशन भी आपको पता होना चाहिए, मेडुला ऑब्लंगेटा। ठीक है, वोमिटिंग, मेडुला ऑब्लंगेटा, ये सब आपको पता होना चाहिए। आगे आते हैं बच्चों, स्नेल की बात करें। अगेन जो है हमारे नोट से क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये वैसे भी एनसीईआरटी के लाइन से क्वेश्चन बच्चों, नोट से क्वेश्चन नहीं है। इफ़ इन स्नेल इंडिविजुअल्स कैन बिगिन लाइफ एज मेल, ठीक है, मेल में, ठीक है, एंड डिपेंडिंग ऑन इन्वायरमेंटल कंडीशन दे बिकम फीमेल एज दे ग्रो, दिस इज बिकॉज। तो क्या होता है बच्चों, स्नेल जो अपना जेंडर चेंज कर सकता है। ठीक है ना, स्नेल अपना जेंडर चेंज कर सकता है, मेल से फीमेल, फीमेल से मेल हो सकता है बच्चों। तो आगे ऑप्शन देखो, मेल स्नेल हैव डोमिनेंट जेनेटिक मेकअप, ये सब एनसीईआरटी की लाइन नहीं है बच्चों, सीधे फीमेल कोई डोमिनेंट ये सब कुछ नहीं होता है। स्नेल में जो होता है आपका सेक्स इज नॉट जेनेटिकली डिटरमाइंड। ठीक है ना, स्नेल्स जब आप पढ़ो तो एनसीईआरटी में आपको लाइन्स मिलेगा, वहीं पे लिखा है कि सेक्स इज नॉट जेनेटिकली डिटरमाइंड इन स्नेल, वाइल ह्यूमन का जब बात कर रहे हैं तो उसमें जो है लार्जरली जो है जेनेटिकली डिटरमाइंड होता है आपका सेक्स ऑफ अ चाइल्ड। ठीक है ना, तो तभी हम लोग क्रॉस करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन का। ठीक है ना, उसमें चेंज नहीं होता। जैसे आपका बॉय गर्ल पैदा हुआ, बॉय चाइल्ड पैदा हुआ तो गर्ल चाइल्ड में नहीं बदलता है। ठीक है, तो लाइन याद रखना, सेक्स इज नॉट जेनेटिकली डिटरमाइंड इन स्नेल बट सेक्स इन ह्यूमन इज लार्जरली जेनेटिकली डिटरमाइंड। ठीक है, ये दोनों आपको यहाँ से पता होना चाहिए, उसी में वक्त मैंने आपको बताया था। ठीक है ना, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके फ्रेम होते हैं। देखो बच्चों, प्रीज भी क्वेश्चन आया हुआ है, वही सब टॉपिक पूछे जाते हैं। आगे आओ, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट को जो आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो अभी जो हमने आवर इन्वायरमेंट को किया, तो ये कोई आपका खतरनाक क्वेश्चन है नहीं वैसे भी। द एनर्जी अवेलेबल टू द प्रोड्यूसर इज मैक्सिमम। प्रोड्यूसर को जो एनर्जी अवेलेबल होता है वो मैक्सिमम क्यों होता है बच्चों? इट इज़ द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल विच एब्जॉर्ब 1% सनलाइट डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स। तो क्या होता है बच्चों, तो आपका जो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल होता है वो प्रोड्यूसर होता है, सेकेंड जो होता है आपका हार्बीवोर होता है, थर्ड जो होता है कार्निवोर, उसके बाद टॉप कार्निवोर या omnivores आएगा बच्चों। तो सनलाइट से जो एनर्जी आया करता था, सनलाइट से उसका 1% आपका प्लांट जो है लेता था। ठीक है ना, तो ये बात आपका सच है। इट इज़ द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सही बात है। 1% जो सनलाइट से टोटल अगर 1000 जूल आ रहा है तो उसका 1% जाएगा उसके पास, 1% 1000 जूल का आपका 10 जूल एनर्जी जाएगा। ठीक है, ये बात एकदम सही बोला है। ठीक है, वहाँ पे आप लेक्चर में जाके देख सकते हो। इट यूटिलाइज द मोस्ट ऑफ द केमिकल एनर्जी फॉर इट्स ऑन रिस्पायरेशन, ग्रोथ, रिप्रोड्यूस एंड आपका मूवमेंट है। सही बात है, सबसे ज़्यादा केमिकल एनर्जी। तो क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे आपका ऑटोट्रॉप्स है, प्लांट के आपका ऑटोट्रॉप्स है, तो ये आपका लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। ये भी मैंने आपको बताया, तो ये भी बात आपका सही है, वहाँ पर लेक्चर में आप देख सकते हो। तो ये भी आपका इट यूटिलाइज द मोस्ट ऑफ द केमिकल एनर्जी फॉर इट्स ऑन रिस्पायरेशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड मूवमेंट, ये भी बात आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग। इट यूटिलाइज 10% ऑफ एनर्जी एंड ट्रांसफ़र द रेस्ट ऑफ द, मतलब 10% खुद यूटिलाइज कर ले रहा है बच्चों और 90% जो है आपका ट्रांसफ़र कर दे रहा है। ये बात बिल्कुल गलत है कि एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक, सनलाइट की नहीं बात कर रहे, एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जो एनर्जी जाता है बच्चों, ये आपको पता होगा 10%, तो इसको 10% लॉ कहते हैं। ठीक है ना, जिसको लिंडमैन ने दिया था, लिंडमैन आपसे कोई नहीं पूछेगा। ठीक, 10% एनर्जी एक से दूसरे में 10%, तो 90% वहाँ पर आपका यूज़ हो जाता है, या फिर कुछ जो है कारणवश जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, मतलब काम में नहीं आ पाता है। ठीक है ना, कुछ कुछ काम में लग जाता है, वो आप याद रख सकते हो। तो सीधे आपका आंसर जो आपका आएगा ये आएगा, ये आपका गलत स्टेटमेंट है, तो आंसर यही होगा। इनकरेक्ट बोला है बच्चों, करेक्ट नहीं बोला है, इनकरेक्ट बोला है। यहाँ भी बच्चे पहला पढ़ के निकल जाएंगे। ठीक है ना, इनकरेक्ट पूछा है। आ गया, इट ट्रांसफर ओनली 10% ऑफ लाइट एनर्जी। हाँ, लाइट एनर्जी का 10% जो आपका ट्रांसफ़र करता है आपका अलग अगले ट्रॉफिक लेवल पे, इसका 1% आया इसके पास
सनलाइट का, लेकिन ये सनलाइट का कितना भेज रहा है, 10% भेज रहा है, क्योंकि प्लांट जो है सनलाइट के एनर्जी को यूज़ करके जो है लाइट एनर्जी से आपका केमिकल एनर्जी बनाया, उसी का 10% भेज दिया। ठीक है, तो ये बात भी आपका सही है, जो आंसर आपका जाएगा सी जाएगा, जो इनकरेक्ट है आपका। तो ऐसे आपका क्वेश्चन निकल गया। आगे आओ बच्चों, ये भी हमने किया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ रोल ऑफ डिकम्पोजर इन द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में डिकम्पोजर्स का यूज़ क्या नहीं है, तो डिकम्पोजर का यूज़ क्या था, सॉइल को रिप्लेसमेंट कर रहा था। आगे आओ, आपका फॉस्फोरस और नाइट्रोजन को वापस एटमॉस्फेयर में भेज रहा था। ठीक है, आपका वाटर का वेस्ट का डिकम्पोजिशन कर रहा था, सही बात है। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का कर रहा था, और सही से बोलो ब्रेक डाउन ऑफ डेड एंड रिमेन का कर रहा था, जो एनसीईआरटी की लाइन है, जो आपको मेरे लेक्चर में आपको मिल जाएगा। तो आपका ये भी बात सही है, नेचुरल रिप्लेसमेंट भी करता है सॉइल का। ठीक है, वेस्ट का डिकम्पोजिशन करता है बच्चों सॉइल। तो ऑक्सीजन का जो इनरिचमेंट नहीं करता है ये आपका एटमॉस्फेयर में। ठीक है ना, तो आपका डिकम्पोजिशन के प्रोसेस के थ्रू आपका ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर में नहीं पहुंच जाता है, तो ये बात आपका बिल्कुल गलत है। तो आपका आंसर जो जाना चाहिए वो बच्चों, आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा आंसर। इसका आंसर जो आपका हो जाएगा सी। ठीक है, इनकरेक्ट। आगे आओ, एसर्शन रीजन की बात करें बच्चों, बहुत अच्छा शानदार क्वेश्चन है बच्चों। इस पे जो है हमारा दो जो चैप्टर निकल गया, कौन सा, हाउ डू ऑर्गन रिप्रोड्यूस और हमारा हेरिडिटी। ठीक है ना, इसी पे बेस है। द नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन अ सेल, सेल में बच्चों द नंबर ऑफ क्रोमोजोम सेल में, तो सेल में आपको पता होना चाहिए नंबर ऑफ क्रोमोजोम होते हैं 46 का 46 क्रोमोजोम जो है सेल्स में होते हैं। एंड इन जर्म सेल, एंड इन अ जर्म सेल नॉट द सेम इन एनी, किसी भी स्पीसीज में जर्म सेल में सेम नहीं होता। सेल में अगर आपका कितना है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम आपके कितने हैं, 46 है, तो आपके जर्म सेल में जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है, मैंने आपको बार बार बोला कि जब भी गैमेट का फॉर्मेशन होता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम, नंबर ऑफ डीएनए आपका हाफ हो जाता है। कितना हो जाता है बच्चों, 23 हो जाता है। तभी तो 23, फादर में आपके 46 था, मदर में आपके 46 था, तो प्रोजेनी में आपके जो है 94 नहीं जाएगा। ठीक है ना, तो वहाँ क्या जाएगा आपका, गैमेट फॉर्मेशन के दौरान आपका क्या हुआ, क्रोमोजोम का नंबर आधा हो गया, 23 इधर से गया, 23 उधर से गया, तो प्रोजेनी में भी तो आपका क्रोमोजोम मेंटेन हो गया। सीबीएसई का दूसरा क्वेश्चन आपका यहीं से निकल गया। तो ये बात आपका बिल्कुल सही है। द नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन अ सेल एंड इन अ जर्म सेल इज नॉट द सेम इन एनी स्पेसीज, तो एसर्शन आपका ट्रू है। आगे आओ बच्चों, रीज़न क्या बोला, व्हेन टू जर्म सेल कंबाइन दे स्टोर द नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन अ स्पेसीज। जब दो जर्म सेल जब बच्चों कंबाइन करते हैं तो नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोजोम किसी भी स्पेसीज में क्या कर देता है, सही बात है बच्चों। क्या हुआ, 46 फादर से आया, 46 आपके मदर से आया। जब गैमेट का फॉर्मेशन हुआ बच्चों, तो ये तुम्हारा 23 बन गया। ठीक है, ये तुम्हारा कितना बन गया, 23 बन गया, ये भी तुम्हारा 23। फिर प्रोजीनी में जब गया जाइगोट में आपके, तो ये आपका 46 बन गया। तो ये भी बात आपका बिल्कुल सही है बच्चों। लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोजोम के बारे में बोला है कि जर्म सेल में हाफ हो जा रहा है, लेकिन जो आपको जो है रीज़न जो बोला बच्चों, तो रीज़न में ये नहीं बता रहा है क्यों हाफ हो जा रहा है। तो आपका एसर्शन भी ट्रू होगा, रीज़न भी ट्रू होगा, लेकिन रीज़न आपको एसर्शन को क्या कर नहीं कर रहा है, एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि ये आपको नहीं बताया कि जर्म सेल में कैसे नंबर आपका क्रोमोजोम का कम हो रहा है। तो आपका बोथ आपका बी आंसर जाएगा इसका, वैसे आपको पता होना चाहिए बी आंसर जाएगा बच्चों। यहाँ दिया बोथ ए एंड आर आर ट्रू, लेकिन आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है ना, आर सही से नहीं समझा पा रहा है, सीधी सी बात है। आगे चलते हैं बच्चों, आगे चलते हैं बच्चों 20 नंबर में, इफ़ द लायन आर रिमूव फ्रॉम द फूड चेन, अगर लायन को रिमूव कर देंगे फूड चेन से, इट विल नॉट अफेक्ट द फूड चेन। अगर लायन को रिमूव कर देंगे बच्चों फूड चेन से, तो ये अफेक्ट नहीं करेगा हमारे फूड चेन पे। देखो बच्चों, लायन वाला जो हम लोग सिनेरियो देखते हैं वो हम लोग फॉरेस्ट इकोसिस्टम में देते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो सीबीएसई जो आपसे पूछता है, फॉरेस्ट आपके अलग अलग इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम एंड द पॉन्ड इकोसिस्टम, एनसीईआरटी में 3 डायग्राम में दिया है, और आप जाके सैम्पल क्वेश्चन पेपर देखना, सीबीएसई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे वो सब। ठीक है, तो आपका कौन सा इकोसिस्टम, तो आपकी अगर डियर ज़्यादा हो जाती है, तो ये इसमें क्या था आपका फॉरेस्ट इकोसिस्टम में आपके ट्री को कौन खा रही थी, डियर। डियर को कौन, टाइगर हम लोग लिए थे, यहाँ पे लायन लिया। लायन को अगर हटा दोगे बच्चों तो डियर की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अगर डियर की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो ऑटोट्रॉप्स को तो खा के समाप्त कर देगी। तो आपका जो फूड चेन जो है बिगड़ गया, फूड चेन बिगड़ा, तो आपको इकोलॉजिकल इंपैक्ट पड़ने लगे बच्चों। इन्वायरमेंट में जो आपके इकोसिस्टम जो अनबैलेंस होने लगा। चैप्टर की शुरुआत हम लोग इसी कहते हैं कि इकोसिस्टम को बैलेंस रखना है। ठीक है ना, तभी तो लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म इन एन इन्वायरमेंट एक दूसरे से इंटरेक्ट करता है। ठीक है ना, इसी से इकोसिस्टम आपका बनता है। तो ये बात जो आपका बिल्कुल गलत हो गया। लाइन को रिमूव कर दें तो हमारा फूड चेन जो है कोई में इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन हम लोग प्लांट को रिमूव करेंगे तो फूड चेन में अटैक, तो प्लांट को हटाएंगे तो फूड चेन में ये होगा, बात सही है। और इसी तरह लायन को भी हटाएंगे तो फूड चेन में दिक्कत होगा बच्चों। हर्बीवोर का ज़्यादा बढ़ जाएगा तो ऑटोट्रॉप्स को खा जाएगा, तो आगे क्या होगा, तो ये बात आपका एसर्शन जो है आपका फॉल्स हो जाएगा, ए इज़ फॉल्स।
तो ए इज़ फॉल्स आपको डायरेक्ट थर्ड ऑप्शन में देखने को मिलता है बच्चों, ठीक है ना। ए इज़ फॉल्स एंड आर इज़ ट्रू, ठीक है, थर्ड ऑप्शन में आपको देखने को मिलता है। प्लांट जो आपका प्रोड्यूसर होता है, तो आपको सीधे पता चल गया थर्ड आंसर होगा, ठीक है, आगे पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। प्लांट और प्रोड्यूसर हु कैन मेक, हाँ प्लांट प्रोड्यूसर सनलाइट से बनाता है, ठीक है ना, प्लांट्स जो ऑटोट्रॉप्स सनलाइट से लिया एनर्जी और आपका बनाया। और लाइन जो होता है कंज्यूमर, बच्चों खा रहा है किसी को, कंज्यूमर है, तो ये आपका रीजन इज़ ट्रू। देखो असर्शन इज फॉल्स डायरेक्ट ऑप्शन 3, आगे देखने की ज़रूरत भी आपको नहीं थी, लेकिन देख लेना कहीं बोर्ड में इसको जो है आपको रिशफल कर दे, ठीक है ना, इसको जो है ऑप्शंस जो दिए हैं ये रिशफल कर दे, इसको देख लो ऑप्शन ए में, बी में, सी में क्या है, तो आप कोशिश करना बच्चों, तो आप पूरा लिखना ए इज़ ट्रू और आर इज़ फॉल्स। इसी तरह देखो ऑप्शन डी में यहाँ दिया है, यहाँ पे ऑप्शन डी में ए इज़ फॉल्स आर इज़ ट्रू, देखो मैं ही गलत हो गया, ठीक है ना, इस तरह से आप ध्यान रखते हुए चलोगे। आगे आओ बच्चों, आगे आप हम लोग सेक्शन बी में आए, 2 नंबर का, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22। पहला क्या है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन अल्वेओली एंड नेफ्रॉन। अल्वेओली और नेफ्रॉन के डिफरेंस पूछा जाता है, ठीक है ना, कभी टेबुलर फॉर्म में, कभी किस फॉर्म में। तो ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग पॉइंट आपको दे दिया, इस बेसिस पे, स्ट्रक्चर के बेसिस पे बच्चों। तो अल्वेओली ऑफ लंग्स आपका बलून शेप होता है बच्चों, क्या होता है आपका सैक लाइक शेप होता है बच्चों, ठीक है, सैक लाइक शेप होता है, जब चैप्टर पढ़ोगे तो आएगा। और आपके फंक्शन के बेसिस पे और लोकेशन के बेसिस, अल्वेओली आपका कहाँ होता है, लंग्स में होता है बच्चों। नेफ्रॉन जो होता है आपका कहाँ होता है बच्चों, नेफ्रॉन जो होता है आपका ब्रेन में होता है, नहीं बच्चों ये नेफ्रॉन है, न्यूरॉन नहीं है। नेफ्रॉन जो आपका होता है किडनी में, तो किडनी में होता है बच्चों। ये नेफ्रॉन का फंक्शन जो होता है आपका फिल्ट्रेशन करता है बच्चों, ये फिल्ट्रेशन करता है यूरिन का फिल्ट्रेशन करता है ये। तो फिल्ट्रेशन ऑफ यूरिन में कितना आपका स्टेप होता है आपका, वो तो जानते ही आप लोग। यूरिन के फॉर्मेशन में आपका पहला ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरा ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है ना, तो ट्यूबुलर सिक्रीशन, आपका थर्ड जो कलेक्टिंग डक्ट। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये 3 से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और अल्वेओली का आपका एक एक्सचेंज ऑफ गैसेस करना, ठीक है ना, CO2 और O2 का, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। आ गया बच्चों, ए को अटेम्प्ट करना या बी को, हम लोग दोनों को करेंगे, ठीक है ना। लिस्ट द स्टेप फॉर द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज इन प्लांट। स्टेप बताना है सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज। तो मैं जब ऑफलाइन में पढ़ा रहा था बच्चों को, तो मैंने बोला था कि आपके फोटोसिंथेसिस में 3 स्टेप्स दिए हैं, ABC 1 2 3 करके एनसीईआरटी ने दिया है आपकी इस साइड वाले पेज पे, ठीक है ना, जब आपका इधर हेटरोट्रॉपिक वाला यूज स्टार्ट होता है उससे पहले, ठीक है। तो वो 3 स्टेप से क्वेश्चन आता है, कहीं फोटोसिंथेसिस का स्टेप पूछा, यहाँ पे ग्लूकोज का स्टेप पूछ रहा है, सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज प्लांट का 3 स्टेप बताइए, प्लांट कैसे आपका स्टेप बताना है, ठीक है ना। तो भाई फोटोसिंथेसिस पूछा अल्टीमेटली, तो ये आप कर सकते हो, इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना, क्लोरोफिल से ले रहा है, ठीक है ना। तो ये व्हाट स्पेशल फीचर फाउंड इन डिजर्ट प्लांट में कौन सा स्पेशल फीचर होता है बच्चों, तो ये अगेन दूसरा उसके नीचे आओगे तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डिजर्ट प्लांट रात में कैसे फोटोसिंथेसिस करता है, ठीक है ना। तो ये आपको कैंप प्लांट में आते हैं, तो इसको मैं जब टॉपिक लूँगा तब आपको बताऊंगा, यहाँ पे आपको अच्छा आइडिया नहीं लग पाएगा, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये। तो लाइफ प्रोसेस पे कुछ जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको अभी भी अंदाज़ा लग रहा होगा मुझसे पढ़ने के बाद। आ गया बच्चों, इसमें जो बी है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ फॉलोइंग इंजाइम। फॉलोइंग इंजाइम का जो आपको रोल बताना है, ठीक है ना। तो ग्लैंड से क्या निकलता है बच्चों, इंजाइम निकलता है, ठीक है, ग्लैंड से आपके जो है इंजाइम निकलता है नहीं बच्चों, क्या आपके अलग अलग लीवर वगैरह ऑर्गन से आपके इंजाइम निकल रहा है, ठीक है। आपको एक्सप्लेन द रोल ऑफ इंजाइम इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, ठीक है ना। इंजाइम का बताना, सलाइवरी एमाइलेज आपको मालूम है क्या करता है, आपको कार्बोहाइड्रेट को किस में तोड़ देता है बच्चों, स्टार्क में। कार्बोहाइड्रेट को किस में तोड़ देता है, स्टार्क में तोड़ देता है बच्चों। आपका पेप्सिन किसको तोड़ता है, प्रोटीन को किस में तोड़ देता है, इसके सबसे स्मॉलर सब यूनिट में, जिसको हम अमाइनो एसिड्स कहते हैं। ट्रिप्सिन क्या करता है बच्चों, ट्रिप्सिन क्या करता है बच्चों, पेप्सिन को किस में तोड़ देता है आपका अमाइनो एसिड्स में। तो यहाँ पे देखो, अब एनसीईआरटी का खेल देखो, देखो इसीलिए कहते हैं एनसीईआरटी पढ़ो। तो जब आप पेप्सिन पढ़ोगे तो ये प्रोटीन को लिखो बच्चों, मैं जब पढ़ा रहा था तो यही बोला था लिखने के लिए। प्रोटीन को ये तोड़ता है पार्शियली हाइड्रोलाइज, पार्शियली हाइड्रोलाइज, अब समझ में आ रहा होगा एनसीईआरटी की अहमियत। पार्शियली हाइड्रोलाइज प्रोटीन्स में, ठीक है ना, पार्शियली हाइड्रोलाइज प्रोटीन्स में, एनसीईआरटी की लाइन आप जाके देख लेना। आगे और ट्रिप्सिन की बात किया गया, इसके बाद जो पार्शियली हाइड्रोलाइज प्रोटीन्स है इस पर आपका ट्रिप्सिन एक्ट करता है, कौन, ट्रिप्सिन। और इसको जो है आपको अमीनो एसिड पे तब जाके ये टूटता है, ठीक है। तो ये आपको आप अंदाज़ा लगा होगा, बोर्ड में आप पेप्सिन में डायरेक्ट लिख दोगे अमीनो एसिड, तो नहीं बच्चों, पार्शियली हाइड्रोलाइज प्रोटीन एनसीईआरटी ने बोला। आगे जो पढ़ना है वो आप आगे की क्लास में पढ़ोगे, ठीक है ना, आप 10th का एग्जाम दे रहे हो, ठीक है। आ गया हो लिपेज। तो लिपेज के बारे में मालूम है कि आपको फैट को तोड़ता है। तो जब एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट, मैंने जब आपको मैं पढ़ाऊंगा एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट, तो मैं बताया ना आपको लिपेज आता है। आपका लिपेज कहाँ से आ रहा था बच्चों, लीवर से आ रहा था। लिपेज कहाँ से आ रहा था, आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड से आता है, गैस्ट्रिक लिपेज, ठीक है ना। तो आपके स्टोमक में जो ग्लैंड थे गैस्ट्रिक ग्लैंड, वहाँ से आपका लिपेज आ रहा था, ठीक है। तो वो आपको किसको तोड़ने में फर्दर हेल्प करता है, आपका
फैट को तोड़ने में हेल्प करता है, ठीक है ना। पहले बाइल आता है फैट पे, इमल्सिफाई करता है, छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ता है, उसके बाद आपका लिपेज आता है, ठीक है ना। तो वहाँ पर आपके क्या बनते हैं, आपके बनते हैं क्या बनते हैं उसको, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल आपके बन जाते हैं। तो ये आपको पता होगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया पेप्सिन और ट्रिप्सिन, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी के हिसाब से आपको लिखने आना चाहिए। आ गया बच्चों ये फोटो, अभी तो मैंने आवर इन्वायरमेंट पर पटा रहा है कुछ पेस्टिसाइड, पटा रहा है कुछ, तो सीधे बोलो क्या, ये तो पेस्टिसाइड की बात हो रही है। अच्छा पेस्टिसाइड की बात हो रही है तो यहाँ कहीं ना कहीं आपकी फ़ोटो में बात हो ही रही होगी बच्चों बायोमैग्निफिकेशन की। किसकी, बायोमैग्निफिकेशन। तो क्या बताया आप सुनो एक बात, यहीं पे दो चीज़ ख़त्म करो। जब ट्रॉफिक लेवल में हम लोग नीचे से ऊपर बढ़ते हैं, यानी फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल से सेकेंड थर्ड फोर्थ बढ़ते हैं, तो एनर्जी जो है कम होते जाता है, क्योंकि 10% एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। इसके पास अगर 1000 जूल है तो आगे एक जीरो कम हो जाता था, 10% जाता था 100 जूल, उसके आगे आपका 10 जूल, उसके आगे आपका 1 जूल, उसके आगे 0.1 जूल, ठीक है। तो एनर्जी तो कम होते जाता है बच्चों। लेकिन पेस्टिसाइड्स के जो अमाउंट जो होते हैं, जो हम लोग जो है सब्जी वगैरह में जो पेस्टिसाइड्स डालते हैं बच्चों, तो वो जो है हर ट्रॉफिक लेवल पे जो बढ़ते जाता है, हर ट्रॉफिक लेवल्स पे आपका बढ़ते जाता है। एज़ फॉर एग्जांपल बच्चों, हम लोग जो है अपना धान गेहूं के जो है खेत में जो अपना पेस्टिसाइड डाले, तो वहाँ जो है इंसेक्ट उसको जो है खाता है बच्चों, इंसेक्ट खाता है, तो इंसेक्ट में पेस्टिसाइड गया, ठीक है। आपको विजुअलाइजेशन होना चाहिए, इंसेक्ट में पेस्टिसाइड गया, इंसेक्ट को खाया बर्ड, ठीक है ना, बर्ड खाई, और बर्ड को जो है आप शूट, जो आजकल जो देखते होगे आप लोग शूट करने लोग बंदूक लेके जाते हैं, ठीक है ना, तो बर्ड को खा लिया। तो बहुत जगह जो आपको बैन कर दिया गया बच्चों, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। जो इंस्टिक्स के कगार पे इंडेंजर्ड एनिमल है उनको जो है उनके साथ जो है ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, ठीक है। हाँ तो आगे क्या है, तो आपके पास बर्ड खा लिया, तो बच्चों सबसे ज़्यादा पेस्टिसाइड जो होगा वो वीट के पेड़ में होगा, ऐसा नहीं होगा बच्चों। सबसे ज़्यादा पेस्टिसाइड जो होगा आपका वीट में के बाद किस में होगा, सबसे ज़्यादा पेस्टिसाइड किस में होगा, आपका इंसेक्ट्स में, ठीक है ना। वीट में कम होगा, फिर इंसेक्ट को खा लिया बर्ड, तो बर्ड में होगा। यानी ट्रॉफिक लेवल में जब आप नीचे से ऊपर बढ़ते हो, समझे, प्रोड्यूसर से आप जब जा रहे हो आप कंज्यूमर पे, तो अलग अलग कंज्यूमर पे जाए तो जो सबसे ऊपर बैठा हुआ है उसमें सबसे ज़्यादा पेस्टिसाइड का अमाउंट होगा। और इस फिनोमिनम को हम लोग बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। तो इस फोटो में आपको यही दर्शाया गया। जैसे हम लोग ये डालें तो अगर वर्षा होती है बच्चों, बारिश होगी, तो ये पेस्टिसाइड कहाँ चला जाएगा, पानी में जाएगा। बारिश होगी तो पानी जाएगा ना, वाटर रिजर्वायर में, गड्ढों में जाएगा, तो वाटर रिजर्वायर बोल देते हैं हम लोग, बात को ख़त्म कर देते हैं, ठीक है, तो रिवर वगैरह बोलना नहीं पड़े, ठीक है। तो उसमें जाके भर गया, तो उसके बाद वो कहाँ गया, आपके स्मॉल फिश में, ठीक है ना, या फिर बोलोगे फाइटोप्लैंक्टन्स में गया, पॉन्ड के इसमें फाइटोप्लैंक्टन से जू प्लैंक्टन्स में गया, जू प्लैंक्टन से आपके स्मॉल फिश से लार्ज फिश, वहाँ से आप आगे लार्ज फिश को पकड़ने, या फिर स्मॉल फिश को आपके अंदर गया। तो पेस्टिसाइड की अमाउंट सबसे ज़्यादा किस में, आप में बच्चों। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत किसको होता है, इससे आपको होता है बच्चों, पेस्टिसाइड जो डालते हो, ठीक है। आगे आओ, पेस्टिसाइड की जगह जो आप नीम ऑयल डालो, ठीक है। महंगा पड़ेगा बच्चों, लेकिन वो जो है आपका बायोडिग्रेडेबल होता है। आ गया तो ये आपको अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। वाट इम्पैक्ट विल द प्रोसेस शोन, कौन सा इम्पैक्ट आएगा इस प्रोसेस जो शोन हुआ है ह्यूमन पे, अगर ये ऑक्यूपाई करता है लास्ट ट्रॉपिक लेवल, यानी टॉप ट्रॉपिक लेवल पे बता, लास्ट ट्रॉपिक लेवल ह्यूमन पे था, तो उसमें पेस्टिसाइड का अमाउंट सबसे ज़्यादा होगा। पेस्टिसाइड की एनसीईआरटी का और खास बात बोलता है, क्या बोलता है कि पेस्टिसाइड धोने बोने से जो आपका ख़त्म नहीं होता है। ज़रूरी नहीं है कि धोने से जो पेस्टिसाइड जो है ख़त्म हो जाए, बहुत डेंजर है, ठीक है ना। आप में जमा होते जाएगा, आप में अलग अलग बीमारी कॉज करेगा। तो सबसे बड़ा हानि कौन, ह्यूमन में, तो इसको फिनोमिना को बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। तो आप इस तरह के आंसर लिखोगे कि अलग अलग ट्रॉफिक लेवल पे जो है अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड बढ़ते जाता है बच्चों, तो इसको हम लोग बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। तो ह्यूमन जो ट्रॉफिक लेवल पे हमेशा ऊपर बैठा हुआ होता है, तो उसको जो है ये हार्म करेगा। तो सबसे ज़्यादा हार्म आपको इम्पैक्ट किसको किया, ह्यूमन को। तो ये आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो, आपको अंग्रेजी आना चाहिए। तो विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट के लिए तो इस क्वेश्चन को जो हम लोग देख ले, क्या फूड चेन क्रिएट करना है 2 ट्रॉफिक लेवल का, ये कैबेज फार्म का, वही पेस्टिसाइड वगैरह आएगा, ठीक है। तो हटाओ इसको, आ गया हो बच्चों, उसको हम लोग कर लेंगे जब एक साथ फिजिक्स केमिस्ट्री और इसका करेंगे, ठीक है। आ गया हो 29 नंबर क्वेश्चन। वाटर इज यूज्ड बाय लीव्स ऑफ प्लांट फॉर फोटोसिंथेसिस, वाटर यूज होता है लीव्स ऑफ प्लांट बाय फोटोसिंथेसिस। वाटर को कौन यूज़ करता है फोटोसिंथेसिस में, लीफ ऑफ प्लांट, वाटर यूज बाय लीफ ऑफ प्लांट फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। बट रेदर देन वाटरिंग द लीफ, लेकिन कौन फोटोसिंथेसिस में वाटर यूज़ कर रहा है, आपका लीफ यूज़ कर रहा है। लेकिन हम लोग जो है पत्ते को तो पानी नहीं पटाते हैं, ऐसे ही पटा देते हैं, हम लोग छिड़ देते हैं, लगता है कि ताजगी आएगा, ठीक है। तो हम लोग पत्ते को पानी नहीं पटाते हैं बच्चों, हम लोग जो है सॉइल को पानी पटाते हैं, ठीक है ना, सॉइल में पानी डालते हैं, ठीक है। हाउ डज दिस वाटर रीच द लीफ ऑफ द प्लांट, रीच
तो लीफ ऑफ द प्लांट। पिछले साल भी क्वेश्चन आया कि आप बताइए 2 मेथड जिससे प्लांट में जो है पानी चढ़ता हो, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी बोला आपको ट्रांसपेशनल पुल वगैरह का, लेकिन बच्चे वहाँ पर ध्यान कम देते हैं, ठीक है ना। डाइजेशन से स्टार्ट करते हैं, अभी जो है बच्चे आगे के एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो वहाँ पर भी रुक के जो है देख लेना। 2 मेथड एनसीईआरटी ने बताया, ठीक है ना। एक जो आपका ट्रांसपेशनल पुल से गया, ठीक है ना, एक जाइलम फ्लोएम वगैरह बताया था, समझे। तो वो वहाँ से आपका ये क्वेश्चन है, तो कैसे जाता है आपका, जाइलम खींचा, ठीक है ना, जाइलम खींचा, ठीक है ना, जाइलम जो है रूट से अपना पानी खींचा बच्चों, ठीक है। और वो पानी जो ऊपर चला जाता है पहला ट्रांसपेशनल पुल, ऊपर जो है पानी कम नीचे ज़्यादा, तो प्रेशर बनता है और आपका हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे जाता है। तो जब हम लाइफ प्रोसेस करेंगे तो इस चीज़ को देखेंगे। तो समझो बच्चों कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आपके बोर्ड में आते हैं, जिनको मैंने पढ़ाया ऑफलाइन में वो समझ रहे होंगे, वो क्वेश्चन आराम से ये कर लेंगे, ठीक है ना। एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन आपके पिछले साल भी पूछा गया, इस साल भी सैम्पल क्वेश्चन पेपर में सीबीएसई ने डाला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, दिमाग नहीं जाता है, असल बात है इस क्वेश्चंस में जो आपके दिमाग नहीं जाते हैं। आ गया ये क्वेश्चन तो करेंगे हम लोग। आपका हेरिडिटी का क्वेश्चन, इन अ फैमिली ऑफ 4 इंडिविजुअल, 4 इंडिविजुअल की फैमिली है, ठीक है, ये सब सुनो मत। फादर के पास आपका क्या है, लॉन्ग ईयर है, ठीक है, एंड मदर के पास आपका शॉर्ट ईयर है, ठीक है। पेरेंट्स के पास प्योर डोमिनेंट और प्योर रिसेसिव ट्रेट है, पेरेंट्स के पास प्योर डोमिनेंट और प्योर रिसेसिव ट्रेट है, तो क्या होगा सुनो, क्या पूछा है आगे पूछो, सुन लो, मैं तो कर लेता। एंड रेसिप्रोकेट रेस्पेक्टिव विद इन कैलकुलेट रेशियो ऑफ जेनेटिक मेकअप ऑफ F2 जनरेशन पूछ रहा है। तो दोनों जब हम भी क्रॉस की जब हम लोग शुरुआत करते हैं, ठीक है ना, जब तक आपको दिया नहीं हो आपको हाइब्रिड वाला, ठीक है, तब तक आप प्योर पेरेंट्स मान के करोगे। तो आपको क्वेश्चन ने बोल दिया, क्या बोला, प्योर डोमिनेंट लिया प्योर रिसेसिव। तो आपको पहले क्वेश्चन ने बोला कि फादर का पास लॉन्ग ईयर है बच्चों, तो लॉन्ग ईयर आपका डोमिनेंट ट्रेट होगा। तो हम लोग इसको दिखा देते हैं, आपके लॉन्ग ईयर को कैपिटल ई से लॉन्ग ईयर और स्मॉल ई से शॉर्ट ईयर दिखा देते हैं, ठीक है, शॉर्ट ईयर। जब आपका क्रॉस होगा F1 जनरेशन का, तो आपके पास लॉन्ग ईयर फादर आएंगे आपके पास, फादर, और क्रॉस होगा किस में, मदर में, ठीक है, मदर में। फादर के पास आपका कैपिटल ई, ठीक है ना। तो आप जो अलील का पेयर लिखोगे जीन्स लिखोगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ से क्या आएगा, स्मॉल ई, और स्मॉल ई हम लोग लिए शॉर्ट ईयर को, ठीक है, ये समझो शॉर्ट ईयर को स्मॉल ई लिए, ठीक है, अपने मन से कुछ भी ले सकते हैं, नहीं दिया रहता है ये सब, ठीक है। आ गया बच्चों, गैमेट बनेगा, तो गैमेट बनेगा तो आपका हाफ हो जाएगा ये, ठीक है ना, साफ हो जाएगा उसके बाद, ठीक है, ये भी ई। इसके बाद जो आपका F1 जनरेशन जो आएगा आपका पेरेंटल जनरेशन चल रहा है, ठीक है, ये भी तो आपको जब करोगे तो ये सब लिखने आ जाएगा आपको। F1 जनरेशन, ये दोनों में क्रॉस होगा कैपिटल ई और स्मॉल ई, इस तरह के आपके पास 4 बनेंगे। तो आपको मालूम है आपके क्वेश्चन में एक कैरेक्टर को कंसीडर किया, आपके पास पहले ही भेजा में चल जाना चाहिए था। एक कैरेक्टर को कंसीडर किया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में पहले जनरेशन में हमेशा ऑल डोमिनेंट बनता है, ऑल डोमिनेंट, या फिर बोलो ऑल हाइब्रिड डोमिनेंट बनता है। आप बोलना ऑल हाइब्रिड, यहाँ पे लिख लेना हाइब्रिड डोमिनेंट। इससे क्या समझ में आएगा बच्चों, आप डायरेक्ट लिखोगे कैपिटल ई और स्मॉल ई बनेगा, ठीक है, 4 बनेंगे, ठीक है। इस तरह से करोगे तो क्वेश्चन आपके डायरेक्ट सॉल्व, ठीक है। F2 जनरेशन में क्या होता था बच्चों, मोनोहाइब्रिड के F2 जनरेशन में जब हम लोग प्योर लाइन को फॉलो किए थे, यानी प्योर पेरेंट्स लिए थे, तो F2 जनरेशन में जो आपका 3 आपका डोमिनेंट बनता था और आपका एक रिसेसिव बनता था। और 3 जो डोमिनेंट बनता था इसमें एक प्योर डोमिनेंट बनता था, याद करो बच्चों, और 2 हाइब्रिड डोमिनेंट बनता था, और आपका एक प्योर रिसेसिव बनता था। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, एक प्योर डोमिनेंट कैपिटल ई, 2 हाइब्रिड डोमिनेंट कैपिटल ई स्मॉल ई, 2 बनेगा आपका, और एक प्योर रिसेसिव स्मॉल ई। क्रॉस कराने से पहले आपके पास आंसर है, ठीक है ना, कि आप क्रॉस से मैच कर लो, आपका क्रॉस सही हुआ है कि नहीं हुआ, तो आप क्रॉस कराते हैं हम लोग, ठीक है। हमारे पास क्या है, कैपिटल ई स्मॉल ई। F2 जनरेशन में इस कैपिटल ई स्मॉल ई में, कैपिटल ई स्मॉल ई, F2 जनरेशन में क्या कराते हैं हम लोग, सेल्फिंग कराते हैं। लिखने का तरीका बच्चों से लेक्चर में जाकर देख लेना, ठीक है ना, कैपिटल ई स्मॉल ई। तो हम लोग पन्नेट स्क्वायर बॉक्स से दिखाते थे, ठीक है, एक तरफ मेल का गैमेट, एक तरफ हम लोग फीमेल का गैमेट लिखते थे। तो यहाँ पे कैपिटल ई स्मॉल ई टूट जाएगा कैपिटल ई स्मॉल ई में, ये भी टूट जाएगा कैपिटल ई आपका स्मॉल ई में। तो ये दोनों क्रॉस करेगा तो कैपिटल ई, ये दोनों करेगा तो कैपिटल ई स्मॉल ई, ये और ये करेगा बच्चों तो कैपिटल ई स्मॉल ई। आता होगा आपको स्मॉल ई। क्या हो बच्चों, रेशियो जो आया आपका, फिनोटाइप पूछेगा आपसे, तो फिनोटाइप रेशियो जो आपका आएगा 3:1, इसको लिखोगे आप जो है फिनोटाइप रेशियो देख के बता देने वाला, तो हाइब्रिड नहीं बोलोगे आप, देख के बताने वाले में क्या बोलोगे आप लॉन्ग ईयर रेशियो शॉर्ट ईयर, ठीक है ना। शॉर्ट ईयर कितना बना बच्चों, 1:3 रेशियो आपका 1 बना, 3 रेशियो आपका 1 बना। इसी तरह बच्चों आगे जब आप जाओगे, लाइट कट गई है, ठीक है ना, इसी तरह जब आप आगे जाओगे जीनोटिपिक रेशियो बनेगा। तो ये पर्टिकुलर जो फिनोटाइप बन रहा है, देखो 3 आपका डोमिनेंट वाला बना, ठीक है ना, लेकिन 3 डोमिनेंट बना, क्या एक ही जीन्स रिस्पॉन्सिबल था, या फिर एक ही अलील आपके जो अलील के पेयर जो जीन्स बनाते हैं वही रिस्पॉन्सिबल थे। तो आप देखोगे
तो आपका कैपिटल ई से बना डोमिनेंट, लेकिन ये वाला डोमिनेंट जो बना कैपिटल ई स्मॉल ई से बना। इसी तरह आगे भी कैपिटल ई स्मॉल ई से बनता है। जब कोर्स करोगे मेरा तो आपको ये डायरेक्ट करने आ जाएगा, ठीक है। तो आप लिखोगे सीधे नहीं सर जीनोटाइप रेशियो जब लिखोगे आप, तो आप लिखोगे प्योर जो है लॉन्ग एक बना आपका, हाइब्रिड लॉन्ग दो बना आपका, और आपका हाइब्रिड लॉन्ग आपका दो बना, और आपका प्योर जो है आपका शॉर्ट एक बना। तो प्योर जो है आपके इसको बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल जो था बच्चों वो था आपका कैपिटल ई रेशियो कैपिटल ई आपका स्मॉल ई। तो आप लिखोगे 1:2:1। जब भी प्योर लाइन को फॉलो करोगे बच्चों तो हाइब्रिड, जब भी प्योर लाइन को आप फॉलो करोगे तो आपका F1 जनरेशन में जो है आपका हमेशा हाइब्रिड डोमिनेंट आएगा। इसी तरह F2 जनरेशन में आपका फिनोटिपिक रेशियो 3:1 आएगा, डोमिनेंट रेशियो रिसेसिव 3:1 आएगा। जीनोटाइप की जब बात करोगे तो ये आपका आएगा 1:2:1। इसको आप सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो, एक आपका प्योर डोमिनेंट बनेगा, दो आपका क्या बनेगा हाइब्रिड डोमिनेंट बनेगा बच्चों। तो लिखने आएगा एक कैपिटल वाला एक स्मॉल वाला, और एक आपका प्योर रिसेसिव बनेगा। ये तरीका आता है जब भी प्योर लाइन को मेंटेन करेंगे। तो CBSE ने पिछले साल एक खेल खेल दिया था MCQ में, ठीक है ना, प्योर लाइन नहीं दिया था, कैपिटल T स्मॉल टी क्रॉस कैपिटल T स्मॉल टी दिया था, तो वो आप देख लेना, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों, वो क्वेश्चन मैं कराऊंगा वैसे भी। तो आगे चलते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन जो है इसमें भी, फादर के पास अगर शॉर्ट ईयर है, मदर के पास लॉन्ग ईयर है, कोई मतलब नहीं बनेगा बच्चों। इधर से कैपिटल ई आ जाएगा, इधर से स्मॉल ई आएगा, फादर से स्मॉल ई, इधर से कैपिटल ई बनेगा तो वही ना गैमेट जब वही बनेगा तो F1 जनरेशन का प्रोजेनी भी सेम आएगा, F1 जनरेशन का प्रोजेनी सेम आएगा तो आपका F2 जनरेशन भी सेम आएगा, सेम चीज़ फॉलो होगा बच्चों। जो हम अपने अभी आपने निकाला वही चीज़ होगा। तो पूछ रहा है इफेक्ट क्या आएगा, रेशियो में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, सेम बनेगा बच्चों। प्योर लाइन को मेंटेन किया गया है। आगे आते हैं हम लोग, आगे जो है आपका 35 नंबर क्वेश्चन 5 नंबर का है। द इमेज बिलो शो अ बनाना प्लांट विच इज़ ग्रोइंग विद द हेल्प ऑफ शक्कर के हेल्प से करता है, ठीक है। शक्कर को याद करने की जरूरत नहीं है, सिलेबस में नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा। दिस शक्कर आर स्मॉल प्लांट स्टेम आउटग्रोथ विच कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मेन पार्ट, ठीक है ना। तो बनाना में हम लोग जानते हैं कटिंग से हम लोग अलग पेड़ लगाते थे, सीड की कैपेसिटी जो है लॉस्ट कर दिया था, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से हम लोग करते थे। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का एक एडवांटेज ये भी था कि ऐसे प्लांट जो सीड बनाने की क्षमता खो चुके हैं, यानी सीड बनाने की कैपेसिटी खो चुके हैं, उसको वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से हम लोग बना सकते हैं। एग्जाम्पल क्या था आपका, बनाना था, आपका ऑरेंज था, एक और कोई एग्जाम्पल था जो मुझे याद नहीं है, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। आगे आओ, नेम गिव नेम एंड टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन डेट इज। तो नेम क्या है रिप्रोडक्शन का, कौन सा होता है, तो आपको मालूम है, तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। आपका टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जो होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, खत्म, पहला आंसर 1 नंबर का। लिस्ट टू एडवांटेज ऑफ फार्मर विल हैव यूजिंग ऑन टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। तो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन मैंने बोला आपको पूछता है क्या आपको एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का, ठीक है। तो पहला एडवांटेज क्या है आपका, ऐसे प्लांट जो सीड बनाने की कैपेसिटी लूज कर चुके हैं वो सीड आप जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से ग्रो कर सकते हैं। और जो प्लांट वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से बच्चों ग्रो होते हैं उसमें फ्रूट और फ्लावर जो आपके पहले आते हैं, जो सीड से होता है। सीड वाले प्लांट में बाद में आएंगे, आपके वेजिटेटिव प्रोपेगेशन वाले प्लांट में फ्लावर और फ्रूट पहले आ जाएगा। दूसरा आपका फ़ायदा, तीसरा फ़ायदा सुनो बच्चों, तीसरा फ़ायदा जो है मैं भूल गया, ठीक है, नहीं भूला हूँ। तीसरा फ़ायदा है जो प्लांट वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से जो बनते हैं, जो प्लांट वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से ग्रो होता है वो जेनेटिकली मोर सिमिलर होता है अपने पेरेंट प्लांट से, ठीक है। सीड से जो होते हैं वो जेनेटिकली मोर सिमिलर नहीं होते हैं, लेकिन जो आपके वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो होते हैं वो आपके जेनेटिकली मोर सिमिलर होते हैं। देखो ये आप लिख के आ गए बोर्ड में, आगे आपको कैसे फंसा रहा है देखना, यहाँ पे फंसाएगा, ठीक है। द अबव प्लांट प्रोड्यूस मेल फ्लावर, आगे वाला प्लांट जो है मेल फ्लावर को प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है ना। एक्सप्लेन हाउ दिस प्लांट विल बी इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ, तो मेल फ्लावर को प्रोड्यूस कर रहा है तो ये आपका पॉलिनेशन में कैसे होगा। इसके पास सिर्फ मेल फ्लावर है बच्चों, फीमेल फ्लावर, तो आपको मालूम है फीमेल फ्लावर कहीं से उड़ के नहीं आती है, मेल फ्लावर उड़ के फीमेल फ्लावर पे जा सकता है। तो मेल फ्लावर को फीमेल फ्लावर पर जाके पॉलिनेशन पूछा, यानी आपका मिलन होगा मेल और फीमेल फ्लावर का, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन, यानी आपको एंथर से स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन भेजना, ये पूछा आपको कैसे होगा। तो आपके प्लांट पे तो सिर्फ मेल फ्लावर है तो ये उड़ के जाएगा, उड़ के जाने वाला तरीका क्रॉस पॉलिनेशन, किससे होगा, क्रॉस पॉलिनेशन से। क्रॉस पॉलिनेशन दूसरे प्लांट पे, ठीक है ना, दूसरे प्लांट के इस पे चला गया, सेम प्लांट का अलग फ्लावर पे चला, क्रॉस पॉलिनेशन इस प्लांट पे बस एक ही है, ठीक है ना, दूसरे प्लांट पे उड़ के चला गया वो, वहाँ पे जब आपका करा दिया, ठीक है, क्या करा दिया आपका क्रॉस पॉलिनेशन करा दिया, फर्टिलाइजेशन हो गया आपका, जाइकोट बन गया बच्चों, एम्ब्रियो बन गया आपका, सीड बन गया बच्चों, सीड से आपका फ्लावर फ्रूट सारा कुछ आ गया, ठीक है ना। ये स्टेप आपको पता होना चाहिए जो मैंने आपके स्टेप बोला है, ठीक है ना। इस पर क्वेश्चंस आते हैं तो आपको समझ में आ गया, ठीक है, तीनों क्वेश्चन आपके तुरंत निकल गए। अगला क्वेश्चन जो है
व्हाट इज़ द ऑफ स्प्रिंग ऑफ दिस बनाना प्लांट, वाई इज़ द ऑफ स्प्रिंग ऑफ दिस बनाना प्लांट आर नॉट ऑब्सोल्यूट आइडेंटिकल। तो बनाना प्लांट के देखो हम लोग पहले पढ़े कि जेनेटिकली मोर सिमिलर होता है एडवांटेज में, एनसीईआरटी में भी लिखा है। आगे पूछा कि ये जेनेटिकल आपका एब्सोल्यूट आइडेंटिकल क्यों नहीं होता, आप फंस जाओगे। जेनेटिकली मोर सिमिलर बोल दिया आप किसके, जो प्लांट वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से होते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बच्चों ये मोड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टाइप है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ये समझो। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो होता है इसमें भी ईरर्स होते हैं, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ईरर को हम लोग मैक्सिमाइज हो जाता है, ठीक है। तो ये भी जो आपके एब्सोल्यूट आइडेंटिकल नहीं होता है आपके थोड़ा जो मैक्सिमम सिमिलरिटीज़ पाई जा सकती है, ठीक है ना। एब्सोल्यूट आइडेंटिकल नहीं होता है क्योंकि ये डीएनए कॉपिंग के वजह ईरर आना ही आना है। जब कॉपी होगा डीएनए का तो ईरर आएगा, तो कॉपिंग ऑफ डीएनए कैरी ईरर एवरी टाइम, ठीक है ना। इवन लेकिन इस एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में ईरर जो होता है लेस होता है। आपको पता है ड्यूरिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरी लेस अमाउंट ऑफ जो है वेरिएशन इज शोन या फिर ईरर इज शोन, ठीक है ना। तो आप ये सब चीज़ लिख सकते हो। तो आपका चौथा क्वेश्चन भी आराम से निकल गया। तो आपको सीधे पहचानना है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, दो ही पूछे बच्चों, असेक्सुअल लेस, सेक्सुअल में ज़्यादा दिखेगा। और क्वेश्चन को पूछा उसमें आपके दे दिया कुछ दे दिया, ठीक है ना। पूछा कि लेस आपका वेरिएशन हो रहा है, आप सीधे लेस वेरिएशन बोला या फिर, ठीक है, या फिर लेस ईरर हो रहा है, तो आप सीधे समझ जाना कि आपसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूछ रहा है। और ज़्यादा पूछ रहा है तो आप समझ जाए सीधे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहा था। ऐसे भेजा आपका चलना चाहिए। आगे आओ, द इमेज क्वेश्चन नंबर बी, ठीक है। तो इसमें ए और बी बनाना होगा कहीं, ठीक है। तो बी में देखो बच्चों और करके दिया है बी, तो इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। द इमेज बिलो शो अ डेवलपिंग फीटस इन मदर वूम, ठीक है। द डेवलपिंग फीटस इज कनेक्टेड टू द प्लेसेंटा बाय मीन ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड। आपके सिलेबस में नहीं है, छोड़ सकते हैं, ऐसे ही दे दिया है, ठीक है ना। अम्बिलिकल वेन एंड आर्टरी रन इनसाइड द अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है ना। इसमें एक क्वेश्चन जो है मेरे भेजा में नहीं है, आप लोग करोगे, ठीक है। नेम टू सब्सटेंस डेट मूव थ्रू द ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स से कौन दो सब्सटेंस जाते हैं, तो आपका कौन जाता है, ऑक्सीजन जाता है आपका, और आपका ग्लूकोज जाता है, भूल गए। प्लेसेंटा में मदर जो है आपके से कौन लेके जाता था, प्लेसेंटा क्या क्या लेके जाता था, डिजॉल्व ऑक्सीजन, और आपका क्या लेके जाता था, ग्लूकोज लेके जाता था, भूले नहीं हो गए। चौथे लेक्चर में हमने कवर किया। इफ़ प्लेसेंटा हैज़ लेस विलाई, प्लेसेंटा के पास लेस विलाई, विलाई का काम क्या था, सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ा देना, ठीक है ना। तो विलाई कम हो गया बच्चों, तो ग्लूकोज जो एब्जॉर्ब हो रहा होगा बच्चे में प्लेसेंटा में, तो वो कम हो जाएगा। तो लिख सकते हो द ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन का जो रेट होगा कम हो जाएगा, ऑक्सीजन डिफ्यूज़ भी कम होगा, तो बेबी के ग्रोथ पे भयंकर इफेक्ट आ जाएगा, ठीक है ना। तो इफेक्ट करेगा ही बेबी को, हेल्थ को, कैसे, आपका दोनों जो है कम हो जाएगा। कौन दोनों, आपका ग्लूकोज का जो है एब्जॉर्प्शन और आपका इसका जो है जो आपका ये जो मिल रहा था आपका ऑक्सीजन, ठीक है ना, ऑक्सीजन जो डिजॉल्व हो रहा था। नेम द रीजन वेयर एम्ब्रियो डेवलप इनसाइड द फीमेल बॉडी। फीमेल बॉडी में एम्ब्रियो कहाँ डेवलप होता है, तो ये डेवलप आपका होता है यूट्रस में, ठीक है। कहाँ होता है, यूट्रस में होता है बच्चों। हमने ये सारा कुछ कवर कर चुके हैं। सम ऑफ द, देखो यहाँ पे डर जाओगे, लेकिन अगला देखना, इसमें ए भी दिया हुआ है। सम ऑफ द फेटल सेल फॉल ऑफ इनटू द एमनियोटिक फ्लूइड कैन बी कलेक्टेड बाय केयरफुल प्रोसीजर। दिस सेल्स वेयर स्क्रीन एंड फाउंड टू कंटेंट एक्स वाई क्रोमोजोम। सेल के पास क्या है, एक्स वाई क्रोमोजोम है। कुछ टेंशन नहीं है, एमनियोटिक फ्लूइड ये सब आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पूछा व्हाट इज़ द सेक्स ऑफ फीटस, एक्स वाई क्या बनेगा बच्चों, बॉय बनेगा, बॉय चाइल्ड बनेगा, ठीक है ना। बॉय चाइल्ड बने एक्स वाई, एस एक्स रहता है तो आपका कौन बनता है, फीमेल बनती है। तो मेल के पास क्या होता है, एक्स वाई होता है, फीमेल के पास एक्स एक्स होता है, और मेल जो होता है जिम्मेदार होता है गर्ल चाइल्ड के लिए, ठीक है ना। फीमेल जिम्मेदार नहीं होते हैं। हाउ इज दिस पेरेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन इज मिस यूज। ये पेरेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे मिस होता है बच्चों, तो आपका फीमेल फीटोसाइड होता है बच्चों, पता चल जाता है, बहुत सारे स्टेट में हिंदुस्तान में पहले हुआ करता था, ठीक है ना। तो पता चल जाता है कि गर्ल चाइल्ड है तो उसको जो है एबॉर्शन करा दिया जाता था। तो ये लिख सकते हो इस तरह से, या फिर सेक्सुअल अब्यूज़, गाली दिया जाता है, ठीक है ना, इसको सेक्सुअल अब्यूज़ कहते हैं बच्चों, या मारा पीटा जाता है, गर्ल चाइल्ड के बारे में पता चल जाता है, तो ठीक है ना। तो ये सब चीज़ आप लिख सकते हो। तो आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना, कैसे मिसयूज होता है, तो आप तो अगल बगल मोहल्ले में देखते होगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे आराम से लिख सकते हो। तो विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट के लिए, आपके के लिए नहीं है, सेम क्वेश्चन को घुमा के थोड़ा ईजी करके लिख देता है। आ गया, ये सारा कुछ में नहीं है, यहाँ है, यहाँ आ गया बच्चों। ये क्वेश्चन दिया है, अच्छा क्वेश्चन है। पहला फिगर, दूसरा फिगर, क्वेश्चन क्या दिया है सुनो। अटेम्प्ट आइदर ए और बी, हम लोग दोनों का अटेम्प्ट करेंगे। वाट कॉज द बेंडिंग ऑफ शूट इन प्लांट शोन इन ए। बेंडिंग ऑफ रूट कैसे होता है, बेंडिंग ऑफ शूट कैसे होता है, प्लांट जो ए में दिया है, तो ये आपको दिख रहा है ए, तो ये आपका फोटोट्रॉफिज्म है, फोटोट्रॉफिज्म, फोटो देख के समझ में आ जाए, फोटोट्रॉफिज्म है बच्चों। तो लाइट डिपेंडेंट मूवमेंट फोटोट्रॉफिज्म।
तो जो मूवमेंट हम लोग पढ़ते हैं तो ये जो होता है आपका लाइट डिपेंडेंट ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट होता है। तो क्या होता है फोटोट्रॉफिज्म, तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज फोटोट्रॉफिज्म एंड हाउ ऑक्सिन प्रोमोट इट। ये इस साल भी क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, 2023 में, 24 में, आपका 25 में एग्जाम है, 24 में पूछा गया था। तो क्या होता है बच्चों, आपको मालूम है शूट के टिप पे क्या आपका बनता है, शूट के टिप पे जो आपको बनता है वो ऑक्सिन होता है, ठीक है ना। ऑक्सिन 4 प्लांट हार्मोन पर हो गया आप, ऑक्सिन, जिबरेलिन, आपका साइटोकाइनिन, सेल डिवीजन, जिबरेलिन भी सेम ऑक्सिन वाला काम करता है, एनसीईआरटी ने बोला, आपका इथिलीन पर हो गया और साइटोकाइनिन, ठीक है। हाँ एक भूल रहा हूँ मैंने, मालूम क्या था वो, देख लेना नोट्स में, ठीक है। आ गया। तो शूट के टिप पे क्या बनना था आपका, ऑक्सीजन बन रहा था। लेकिन जब बच्चों सूरज का रोशनी पड़ता है, ठीक है, सूरज का रोशनी पड़ा, समझो कि यहाँ पे आपका ऑक्सीजन बन रहा है, सूरज का रोशनी पड़ेगा यहाँ पे, तो ऑक्सीजन जो है सड़क के यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। ये आप समझो कि प्लांट है, ठीक है, ये मेरा हाथ ऑक्सीजन है, ठीक है ना। यहाँ पे सूरज की रोशनी पड़ी, ऑक्सीजन सड़क के इधर आ गया, ठीक है, ऑक्सीजन इधर। तो शेडी एरिया में ऑक्सीजन चला जाता है, जब सूरज पड़ता है तो ऑक्सीजन कहाँ जाता है, शेडी एरिया में। तो ऑक्सीजन का काम है ग्रोथ कराना, तो स्टेम का ग्रोथ कराएगा, तो ग्रोथ कराएगा तो ये प्लांट यहाँ से लंबा होते जाएगा, लंबा होगा प्लांट, यहाँ पे ग्रोथ होगा, तो ये वाला लाइन आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। तो जब शेडी एरिया में जा रहा है तो इधर तो ग्रोथ हो रहा है बच्चों, इस वजह से हमको लगता है कि प्लांट का ग्रोथ किधर हो रहा है, लाइट की तरफ हो रहा है, लाइट पर है इधर, ठीक है ना। ऑक्सीजन सड़क के नीचे गया शेडी एरिया में, लेकिन यहाँ पे ग्रोथ तो कराएगा, तो प्लांट तो आगे की तरफ बढ़ेगा, तो हमको लगता है कि प्लांट का ग्रोथ हो रहा है लाइट के डायरेक्शन में। तो इस तरह से ऑक्सीजन आपको प्रमोट करता है आपके किसको, फोटोट्रॉफिज्म को। बहुत ईजी है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। तो व्हाट कॉज बेंडिंग ऑफ शूट, तो ऑक्सीजन की वजह से होता है, शेड एरिया में शिफ्ट कर जाता है ऑक्सीजन, इस वजह से आपका शूट का बेंडिंग होता है लाइट की तरफ, ठीक है ना। फोटोट्रॉफिज्म को शो किया गया है। व्हाट कॉजेज द फोल्डिंग ऑफ लीन इन टचमी प्लांट, टचमी प्लांट हम लोग बहुत अच्छे से किए थे, समझे, इसको भी हम लोग कवर किए थे, ठीक है ना। 2 तरह का मूवमेंट आपके में होता था, ग्रोथ डिपेंडेंट एंड ग्रोथ इंडिपेंडेंट। तो आपको टचमी प्लांट जो हम लोग पढ़े थे उसमें ग्रोथ इंडिपेंडेंट वाले टॉपिक में पढ़े थे। वहाँ पे क्या होता था बच्चों, जब प्लांट को आप टच करते थे तो अपने अंदर अमाउंट ऑफ वाटर को गेन या लूज़ करके जो है आपका मूवमेंट शो कराता था। कैसे कराता था, वाटर को अगर एब्जॉर्ब करेगा तो वो सोइल कर जाएगा, फूल जाएगा, सोइलिंग हो जाएगा, और आप वाटर को लूज़ करेगा तो श्रिंक कर जाएगा, श्रिंक करेगा, फोल्ड करेगा, सोइल करेगा, खुल जाएगा, ठीक है ना, फूल जाएगा, खुल जाएगा, समझे, और जो है पानी छोड़ दिया तो मुरझा जाएगा। ये ऐसे करके जो मूवमेंट करता था, ठीक है। तो आपके वाटर के चेंजिंग के अमाउंट का चेंज होता है, तो उससे जो है मूवमेंट वो करता था। आ गया बच्चों, तो दोनों क्वेश्चन हो गया, कितना ईजी है बच्चों, आपके दिमाग में ये चीज़ें होनी चाहिए। कंपेयर द मूवमेंट ऑफ ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टुवार्ड द ओव्यूल एंड द मूवमेंट ऑफ शोन इन प्लांट। तो पार्ट ए में जो है आपको पोलन ट्यूब, सुनो क्या पूछा, कंपेयर करना आपको मूवमेंट जो पोलन ट्यूब में होता है, किसमें, लाइट आगे बच्चों, कंपेयर करता है मूवमेंट जो पोलन ट्यूब में होता है ओव्यूल के विदिन, मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। अगला जो आपको कंपेयर करना है वो पार्ट ए में, पार्ट ए मतलब ये। तो जो आपका जो मूवमेंट जब आप पढ़े, फोटोट्रॉफिक मूवमेंट था आपका, हाइड्रोट्रॉफिक था, कीमोट्रॉफिक था, आपका एक और था जो आप नाम कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। तो मूवमेंट पढ़े, तो मूवमेंट में क्या था बच्चों, क्या था मूवमेंट में, बता रहा हूँ मैं, क्वेश्चन देख लो। कीमोट्रॉफिक मूवमेंट, कीमोट्रॉफिक मूवमेंट में आपने पढ़ा कि जो केमिकल मीन की तरफ मूवमेंट होता है डेट इज कॉल्ड द कीमोट्रॉफिक मूवमेंट। और एग्जांपल हमने वहाँ लिखा था पोलन ट्यूब, और मैंने आपको बोला था कि वहाँ पे पोलन ट्यूब के सिवा एग्जामिनर कुछ अलग से पूछ ही नहीं सकता है, ठीक है ना। तो पोलन ट्यूब का डेवलपमेंट टुवार्ड द ओव्यूल इज कॉल्ड द कीमोट्रॉफिक मूवमेंट। तो आपका कौन सा मूवमेंट हो रहा है, ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट हो रहा है, ठीक ना। तो आपका कीमोट्रॉफिक मूवमेंट, तो आपका पोलन ग्रेन एक केमिकल है, आपका एंथर से उड़ते हुए स्टिग्मा पे आया, और पोलन ग्रेन ही से क्या निकलता है आपका, पोलन ट्यूब निकला, और वो आपके पास ओव्यूल के अंदर चला गया, ठीक है, इसको लेके एक को लेके चला गया, वहाँ पे आपका फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, इम्ब्रियो बनेगा, आपका सीड बनेगा, सीड से फ्लावर फ्रूट आपके पास आएगा, ठीक है ना। सारा स्टेप आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको पूछा गया ओव्यूल में कीमोट्रॉफिक मूवमेंट, तो इस नोट्स में आपको दिख जाएगा, ठीक है ना। इसमें जो मैं काट के लाया हूँ कटिंग उसमें है, ठीक है ना, आपको नोट्स दिखाने के लिए, तो वहाँ भी आपको मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन इजी है। आगे सुनो क्या पूछा, और जो मूवमेंट पार्ट ए में हो जाए, पार्ट ए में जो मूवमेंट हो रहा है फोटोट्रॉफिक मूवमेंट हो रहा है, कौन सा, फोटोट्रॉफिक, लाइट डिपेंडेंट, इसमें केमिकल डिपेंडेंट और फोटोट्रॉफिक मूवमेंट, ठीक समझ में, लाइट, फोटो मतलब लाइट, कीमो मतलब केमिकल मीन की तरफ, तो दोनों में डिफरेंस है। आपसे डायरेक्ट इनडायरेक्टली क्या पूछा, फोटोट्रॉफिक और कीमोट्रॉफिक, तो पूछने का तरीका देखो कितना कैजुअल है, ठीक है। हाँ आ गया बच्चों, क्वेश्चन नंबर डी की बात करते हैं। कंपेयर द मूवमेंट शोन इन फिगर बी, फिगर बी ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट, वाटर के जो है गेन और लूज से श्रिंकिंग या सोलिंग की वजह से जो आपको मूवमेंट देखने को मिल रहा है, विद द मूवमेंट ऑफ बॉडी इन प्लांट। एनिमल में कैसे होता है मूवमेंट आपका, मसल्स से होता है, किससे होता है, मसल से होता है बच्चों, किसके वजह से, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की वजह से, किससे, पेरिफेरल नर्व, आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो आप समझना नर्वस सिस्टम 2 टाइप का आपका, ठीक है ना,
कौन कौन था आपका? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल मसल्स में जो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम काम करता था, ठीक है ना। तो आपको लेके जाने वाला था सेंट्रल नर्वस सिस्टम दिमाग में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो लेके आने वाला था वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम था। तो वहाँ आपका नर्वस सिस्टम काम करता है, वो भी आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। दो टाइप का, सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड द विसरल नर्वस सिस्टम, दोनों आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने आपको पढ़ा के रखा है तो आपको ये समझ में आ गया। मूवमेंट क्या हो नर्वस सिस्टम की वजह से हुआ, ठीक है ना, आपको इतना ही पता है। एक्टिन मायोसिन आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो ये आपको सॉल्यूशन वगैरह जो है आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, तो आज हमारा जो है बायो पे डिस्कशन खत्म हुआ बच्चों। तो आपको तरीका मैंने बता दिया कि आप जो है हर टॉपिक को कवर करोगे, एनसीईआरटी खोलोगे, ठीक है। बायो में जो पढ़ाते हैं वही आते हैं, कोई भी टीचर जो पढ़ाएगा वही आता है, ठीक है ना। सिलेक्टेड क्वेश्चंस आते हैं, देखो अलग तरह से फ्रेम हुआ बच्चों। इंडायरेक्टली आपसे फोटोट्रॉफिक और कीमोट्रॉफिक मूवमेंट पूछ लिया गया। आगे बात करते हैं बच्चों। तो आप जो है बायो में 4 चैप्टर कंप्लीट कर लोगे। इस अगर चैनल पे नए हो, ठीक है ना, तो जाके वहाँ पे आराम से कंप्लीट कर सकते हो बच्चों 4-5 दिन में, ठीक है ना। आराम से 4-5 दिन, 1 हफ्ते ले लेना बच्चों, समय बहुत है अभी, ठीक है। आराम से सॉल्व कर लेना। आगे आने वाले दिन में हम लोग जो है कार्बन एंड कंपाउंड को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। कार्बन की लाइट फिर गई, कार्बन एंड कंपाउंड को जो है कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है हम लोग बाकी जो है केमिस्ट्री के टॉपिक जल्दी जल्दी वन शॉट लेंगे बच्चों सिर्फ, ठीक है ना। क्वेश्चन प्रैक्टिस वहीं पे कराएंगे, दिखा देंगे एनसीईआरटी खोल के यहीं से यहाँ से क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है ना। अब यही फ़ायदा है, अलग से प्रैक्टिस लाने की ज़रूरत नहीं, वो हम लोग जनवरी में कर लेंगे। अभी भी इस तरीके से पढ़ना है कि क्वेश्चन आपको सीधे पता चल जाए किस तरह से फ्रेम हो रहा है, ठीक है ना। कि मेहनत करो आप, लेकिन सही मेहनत करो, ठीक है ना, सही डायरेक्शन में मेहनत हो, ठीक है। तो ये सब करेंगे हम लोग। तो सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस देखो, उसके बाद एनसीईआरटी देखो कि एनसीईआरटी के लाइन से सैम्पल क्वेश्चन में पेपर कैसे फ्रेम हो रहा है। वही क्वेश्चन रहता है जो सीबीएसई में पूछे जाते हैं, कुछ खुद से पब्लिकेशंस वाले जो है फ्रेम करवाते हैं, ठीक है ना। मिलते हैं बच्चों, ठीक है ना। कोई भी दिक्कत हो, सबसे पहली बात, कोई भी दिक्कत हो बच्चों कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, कम्युनिटी वाले पोस्ट वगैरह पे कमेंट करो, ठीक है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, ठीक है। ज़्यादा बच्चे हो जाएंगे तो वहीं पे जो है ग्रुप बना देंगे, ठीक है। वहीं पे सारा डिस्कशन हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं बच्चों, कार्बन कंपाउंड को निपटाएंगे इसी हफ्ते में, ठीक है। तो लेक्चर अच्छा लगा हो बच्चों, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। सबसे पहली बात, इस पर सब्सक्राइबर थोड़ा सा बढ़वा दो, ठीक है ना। लाइक करने से बेहतर है बच्चों कमेंट करो, ठीक है। और जो है प्रिंटेड नोट्स ले लो, बिना कमेंट के प्रिंटेड नोट्स आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। मिलते हैं बच्चों कार्बन कंपाउंड के लेक्चर नंबर 2 के साथ।